Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum to you all. Hope so all of you would be fine. Today's our discussion is regarding subject the Pakistan Penal Code 1860 और उसमें भी जो आज हमारा फोकस है वो ओनली एंड ओनली पाकिस्तान पिनल कोड 1860 का जो लॉ गेट का सिलेबस है वो है। तो बुनियादी तौर पर जब भी किसी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन की जाए तो उसमें कामयाब होने के लिए, उसमें पास होने के लिए उसका जो पहला और द मोस्ट इम्पॉर्टेंट मेन टूल है वो ये है कि हमें उस एग्ज़ाम का सिलेबस का पता होना चाहिए कि जिस एग्ज़ाम के अंदर हम अपीयर होने जा रहे हैं उस एग्ज़ाम का सिलेबस क्या है, कहाँ से क्वेश्चंस पुटअप किए जाएंगे। फिर जब हमें उस एग्ज़ाम के सिलेबस का पता लग जाए तो फिर दूसरे नंबर पे हमें ये चीज़ देखनी चाहिए कि उस एग्ज़ाम के अंदर कौन सा जो पोर्शन है जो कि एक हार्डर है, जो कि एक डिफ़िकल्ट है, और कौन सा जो पोर्शन है जो कि एक आसान है। क्योंकि जिसको स्टूडेंट बार बार पढ़ता है या जो पहला ही पढ़ा होता है एक बेहतर तरीके से तो वो सिलेबस में हमें आसान लगता है, और जिसको हम पहली बार देखते हैं सिलेबस में, हम फर्स्ट टाइम पढ़ते हैं तो वो हमें मुश्किल ही लगने लगता है। तो फिर तीसरे नंबर पे हमें उस एग्ज़ाम के रिलेटेड जितने भी पास्ट पेपर्स हैं जो कि एक पास्ट के अंदर एग्जाम्स कंडक्ट किए गए हैं उस एग्जाम के हमें उसके पास्ट पेपर्स को देखना चाहिए कि किस तरह के क्वेश्चंस माजी के अंदर पुटअप किए गए हैं। तो हमारी जो प्रिपरेशन है वो भी उन्हीं क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग होनी चाहिए जिस तरह के क्वेश्चंस पास्ट के अंदर किए गए हैं, और फिर हमें एक अपना गेस पेपर प्रिपेयर करना चाहिए कि कहाँ से क्वेश्चंस इस बार पूछे जा सकते हैं। तो ये कुछ बुनियादी बातें हैं, कुछ बुनियादी नुक्ते हैं। अगर हम इन्हीं को फॉलो अप करते हैं तो आई अश्योर यू ऑल कि इंशाल्लाह आप उस एग्जाम में पास हो जाएंगे, आप उस एग्जाम में कामयाब हो जाएंगे। तो अगर हम पाकिस्तान पिनल कोड की बात करें कि पाकिस्तान पिनल कोड का क्या सिलेबस है जो कि लॉ गेट के अंदर इंक्लूडेड है, तो पाकिस्तान पिनल कोड के वैसे तो 23 चैप्टर्स हैं एंड 511 सेक्शंस हैं, मगर उनको कंसाइज करके लॉ गेट के अंदर 5 चैप्टर्स को इंक्लूड किया गया है, जिसमें हमारे पांचों चैप्टर्स को मिला जुलाकर हमारे कोई राउंड अबाउट 250-300 तक कोई सेक्शंस बनते हैं मिला के। जब पांचों चैप्टर्स के हम सेक्शंस को मिलाते हैं तो अब जो चैप्टर नंबर 1 है हमारा, उसमें लॉ गेट के अंदर जो चैप्टर नंबर 1 है वो हमारा चैप्टर नंबर 2 है पाकिस्तान पिनल कोड का। मतलब कि एक जो चैप्टर है लॉ गेट के अंदर वो हमारा चैप्टर नंबर 2 इंक्लूडेड है, जो कि है हमारा जनरल एक्सप्लेनेशंस का, जिसको हम डेफिनेशन क्लॉज भी कह सकते हैं, जो कि फ्रॉम सेक्शन नंबर 6 से लेकर 52A तक। नंबर 1 पे हमारा चैप्टर नंबर 2 इंक्लूड है, और नंबर दूसरे पे जो हमारा चैप्टर नंबर 4 है पाकिस्तान पिनल कोड का जनरल एक्सेप्शन का, जो कि फ्रॉम सेक्शन नंबर 76 से लेकर 106 तक है, ये इंक्लूडेड 2 चैप्टर। और तीसरा जो चैप्टर है हमारा चैप्टर नंबर 16 है ऑफेंसेस अफेक्टिंग द ह्यूमन बॉडी, जो कि फ्रॉम सेक्शन 299 से लेकर 338 तक। अब उसके बाद जो चौथे नंबर पे है इसमें चैप्टर इंक्लूड वो है हमारा चैप्टर नंबर 16A रॉन्गफुल रिस्ट्रेंट एंड रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट, जो कि है फ्रॉम सेक्शन नंबर 339 से लेकर 377 तक। और उसके बाद लास्ट में जो 5th नंबर पे चैप्टर के अंदर इंक्लूडेड है वो है हमारा ऑफेंस रिलेटिंग टू द प्रॉपर्टी, जो कि फ्रॉम सेक्शन नंबर 378 से लेकर 462 तक। अब अगर हम इसमें देखें कि इन पांचों चैप्टर्स में से
2, 4, 16, 16A, 17, इन पांचों चैप्टर्स में से कौन सा जो पोर्शन है वो डिफिकल्ट है, कौन सा जो पोर्शन है वो एक आसान है। तो जैसे मैंने आपको पहले ही बता दिया कि इट वेरीज फ्रॉम स्टूडेंट टू स्टूडेंट, कि जिसका पहले ही कोई चैप्टर बेहतर तरीके से पढ़ा होगा वो कहेगा ये आसान है, जिसका पहली बार जो पहली बार पढ़ रहा होगा वो कहेगा ये मुश्किल है। तो ये स्टूडेंट टू स्टूडेंट वेराई करता है। बाकी अगर हम इसमें इंटरेस्टिंग चैप्टर्स की बात करें जो कि एक एलएलबी के दौरान एक मोस्ट फेवरेट चैप्टर्स माने जाते हैं, या प्रैक्टिकली भी जब हम देखेंगे तो वो एक मोस्ट कॉमन चैप्टर्स हैं, तो उसमें हमारा चैप्टर नंबर 16 है, चैप्टर नंबर 16A है, चैप्टर नंबर 17 है। ये तीनों चैप्टर्स आपके एक इंटरेस्टिंग है, क्योंकि तमाम तर जो जराइम हमारे आसपास में हो रहे हैं, हमारे इर्द गिर्द में हो रहे हैं, इन तीनों चैप्टर्स में वो इंक्लूडेड है। अब कौन से जराइम है जो कि हमारे एक सोसाइटी के अंदर हो रहे हैं, तो आपने 420 का सुना होगा, आपने सुना होगा ना कि इसने मेरे साथ 420 कर दी, इसने मेरे साथ फ्रॉड कर दिया, इसने मेरे साथ धोखा कर दिया, चीटिंग कर दी। तो ये जो 420 है ये हमारा है ऑफेंसेस रिलेटिंग टू द प्रॉपर्टी में। 416 के अंदर उसकी 415 और 416 के अंदर चीटिंग की डेफिनेशन बताई गई है, और 420 के अंदर उसकी एक पनिशमेंट बताई गई है। तो ये एक हमारे जो कॉमन जराइम हमारे इर्द गिर्द हो रहे हैं, ये तमाम तर जराइम इन चैप्टर्स के अंदर इंक्लूडेड है। और दूसरा हमारा चोरी हो गया, एक्सटॉर्शन हो गया, रॉबरी हो गया, डकैती हो गया, तो ये तमाम तर जो मैं अभी ऑफेंसेस बता रहा हूँ चैप्टर नंबर 17 के अंदर इंक्लूडेड है। या हाउस ट्रेस पास हो गया। और अगर हम चैप्टर नंबर 16 को देखें तो आपने कत्ल के बारे में सुना होगा, हर्ट के बारे में सुना होगा, ठीक है ना। तो ये जो ऑफेंसेस हैं चैप्टर नंबर 16 के अंदर इंक्लूडेड हैं। तो उसके बाद जो चैप्टर नंबर 16A है उसके अंदर आप जब देखेंगे तो आपको रेप के बारे में मिलेगा, आपको किडनैपिंग के बारे में मिलेगा, आपको अबडक्शन के बारे में मिलेगा। मतलब ये जो मैं ऑफेंसेस आपको बता रहा हूं ये आपके कॉमन सराउंडिंग के जराइम हैं। इन्हीं जराइम की वजह से जो हमारे तीनों चैप्टर्स हैं 16, 16A एंड 17 ये इंटरेस्टिंग है। बाकी अगर लॉ गेट की बात करें तो लॉ गेट के अंदर हर चैप्टर इंपॉर्टेंट है। चैप्टर नंबर 2 भी इंपॉर्टेंट है, चैप्टर नंबर 4 भी इंपॉर्टेंट है, चैप्टर नंबर 16 भी इंपॉर्टेंट है, 16A भी, 17 भी। क्योंकि अगर आप पास पेपर्स को देखेंगे, इवेल्युएट करेंगे तो आपको हर चैप्टर से 2 क्वेश्चन या 1 क्वेश्चन मिलेगा। अब लॉ गेट के अंदर पाकिस्तान पीनल कोड का है ही 10% पोर्शन इंक्लूडेड, एमसीक्यूज बनते ही 10 हैं। तो हर चैप्टर से आपके 1-1, 2-2 करके एमसीक्यूज इंक्लूड किए जाते हैं। तो ये एक हमारा कुछ तरीकेकार है प्रिपरेशन का लॉ गेट के अंदर। अब अगर हम पाकिस्तान पीनल कोड के लॉ गेट के पास पेपर्स को देखते हैं तो हमें 4 तरह के क्वेश्चंस मिलते हैं जो कि एक माजी में पुटअप किए गए हैं लॉ गेट के अंदर, जिसमें एक तो आपको क्वेश्चन इस तरह से आ सकता है, आपसे क्वेश्चन इस तरह पूछा जा सकता है कि आपको कोई डेफिनेशन क्लास से इस चैप्टर नंबर 2 से कोई डेफिनेशन उठा के या किसी जुर्म की डेफिनेशन उठा के, किसी ऑफेंस की डेफिनेशन उठा के, इन तीनों चैप्टर्स में से किसी जुर्म की डेफिनेशन उठा के आपसे पूछा जाएगा कि ये किस चीज की डेफिनेशन है। अब इस तरह पूछा जा सकता है, अ लॉ that is only for the particular territory is said to be digest law, local law, special law, general law। जिसका डेफिनेशन क्लास बेहतर तरीके से पढ़ा होगा तो उसको आसानी से ये आ जाएगा। जो एक पर्टिकुलर टेरिटरी के लिए लॉ होता है उसको हम लोकल लॉ कहते हैं। 42 या 43 के अंदर लोकल लॉ को डिस्कस किया गया है। दूसरा आपसे क्वेश्चन डेफिनेशन देकर किसी जुर्म की या डेफिनेशन क्लास से इस तरह पूछा जा सकता है, whoever takes away property from the possession of another person with dishonest intention। तो ये हमारी कौन सी ऑफेंस की डेफिनेशन। अगर आपका बेहतर तरीके से ऑफेंसेस की डेफिनेशन पढ़ी होंगी तो आप बताएंगे दिस इज द डेफिनेशन ऑफ थेफ्ट, ये चोरी की डेफिनेशन है। या आपसे चीटिंग की डेफिनेशन पूछी जा सकती है,
या ऐसे ही आपसे मुख्तलिफ डेफिनेशंस पूछी जा सकती हैं इस चैप्टर नंबर 2 से या इन तीनों चैप्टर से उठा के, क्योंकि ये तीनों चैप्टर जो हमारे हैं ये ऑफेंसेस के हैं। इन तीनों चैप्टर्स के अंदर हमारे जराइम बताए गए हैं। इस चैप्टर के अंदर ओनली हमारी डेफिनेशन है और ये चैप्टर है ये हमारा थोड़ा सा अलग किस्म का, तो हम इसको बाद में समझते हैं कि ये चैप्टर किस लिए है। ठीक है। और फिर दूसरे नंबर पे आपसे क्वेश्चन इस तरह हो सकता है, आपको किसी भी जुर्म बताया कर उसकी पनिशमेंट पूछी जा सकती है। से सपोज द पनिशमेंट फॉर थेफ्ट इज हाउ मच ईयर्स, कितने साल थेफ्ट के लिए पनिशमेंट है। तो 379 के अंदर पनिशमेंट की पनिशमेंट थेफ्ट की पनिशमेंट बताई गई है जो कि 3 इयर्स तक है। यहाँ आपसे किडनैपिंग की पनिशमेंट पूछी जा सकती है कि किडनैपिंग की पनिशमेंट कितनी है। तो 363 के अंदर किडनैपिंग की पनिशमेंट बताई गई है जो कि हमारी 7 इयर्स तक है। इस तरह मुख्तलिफ ऑफेंसेस की आपसे पनिशमेंट पूछी जा सकती है। आप कहेंगे इतने सारे ऑफेंसेस हैं, इनकी पनिशमेंट किस तरह याद की जाए। तो इसके लिए ये आसान नुक्ता है, जो आपके मेन ऑफेंसेस हैं ना उनकी आपको पनिशमेंट याद करनी है और जो एक पास्ट पेपर्स के अंदर पूछी गई पनिशमेंट से उनको फोकस करना है। तो अगर आप पास्ट पेपर देखेंगे आपको हर्ट से एक पनिशमेंट पूछी हुई मिलेंगी, हर्ट वाले पोर्शन से। तो आपको हर्ट वाला पोर्शन जो है उसकी पनिशमेंट को फोकस करना है। जैसे रॉन्गफुल रिस्ट्रेंट, रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट की पनिशमेंट की कोई जरूरत नहीं याद करने की, क्योंकि जब आप रॉन्गफुल रिस्ट्रेंट को देखते हैं तो इसमें 5-6 सेक्शन सिर्फ रॉन्गफुल रिस्ट्रेंट की पनिशमेंट के लिए। अगर आप थेफ्ट को देखते हैं 5-6 इसमें सेक्शन सिर्फ थेफ्ट की पनिशमेंट के लिए। एक तो मेन सेक्शन है 378 में थेफ्ट को डिफाइन किया गया, 379 में थेफ्ट की पनिशमेंट को बताया गया है। और उसके आगे थेफ्ट इन डवेलिंग हाउस, थेफ्ट ऑफ मोटर व्हीकल, तो इस तरह की और मतलब कि एक डिटेल में पनिशमेंट बताई गई है मुख्तलिफ। थेफ्ट बाय पब्लिक सर्वेंट, थेफ्ट बाय सर्वेंट, तो ये इन पनिशमेंट को याद करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ मेन पनिशमेंट याद करनी, पनिशमेंट ऑफ थेफ्ट, बस ये काफी है। उसके आगे जो दी हुई है उनको पढ़ने की कोई जरूरत नहीं, उनको याद करने की कोई जरूरत नहीं है, जस्ट फॉर द लॉ गेट पर्पज। बाकी तो लॉ के अंदर, किसी भी लॉ के अंदर, किसी भी एक्ट के अंदर कोई ऐसी जगह नहीं होती, कोई ऐसा पोर्शन नहीं होता है जिसको हम निगलेक्ट करें और कहेंगे ये इंपॉर्टेंट नहीं है। लॉ के अंदर हर चीज इंपॉर्टेंट होती है, जिसको हम कम इंपॉर्टेंट समझते हैं वो ही इंपॉर्टेंट होती है। तो तीसरे नंबर पे आपसे लॉ गेट के अंदर इस तरह का क्वेश्चन पूछा जा सकता है, आपको कोई ऑफेंस उठा के उसमें कुछ ना कुछ ब्लैंक दिया जाएगा, या डेफिनेशन क्लास से कोई डेफिनेशन उठा के आपको ब्लैंक दिया जाएगा कि आप इसको पुट अप करें, इसके अंदर क्या आएगा। तो इस तरह से आपसे क्वेश्चन हो सकता है। अब मैं आपको बताता हूं कि आपसे इस तरह क्वेश्चन पूछा जा सकता है, whoever by dash means wrongfully gains and gives another person wrongful loss। इस ब्लैंक के अंदर क्या आएगा, 23 के अंदर ये डेफिनेशन दी गई है, whoever by unlawful means wrongful gains or gives another person wrongful loss, this is called dishonesty। इसको हम dishonesty कहते हैं, जब कोई शख्स unlawful means से किसी दूसरे शख्स को नुकसान दे और खुद फायदा हासिल करे, दिस इज कॉल्ड एज डिसऑनेस्टली। तो इस तरह आपसे मुख्तलिफ डेफिनेशन देगा, उसमें कोई ना कोई आपको ब्लैंक देकर पूछा जाएगा। तो इसके लिए आपको क्या करना है, हर ऑफेंस के इंग्रेडिएंट्स जो है ना उनके आपको याद कर देना है कि हर ऑफेंस का इंग्रेडिएंट क्या है। जैसे कत्ल की अगर बात करें तो उसका इंग्रेडिएंट क्या है, कत्ल का इंग्रेडिएंट ये है कि इंटेंशन टू किल, ठीक है ना। या उसमें कत्ल के फिर 4 अक़साम में, तो कत्ल अमद में ये है इंटेंशन टू किल है, कत्ल शिबी अमद में इंटेंशन टू कॉज इंजरी है, ठीक है ना। कत्ल सबब में, कत्ल खता में कोई इंटेंशन ना तो किसी को किल करने का है, ना कोई किसी को इंटेंशन इंजरी काज करने का है, मगर फिर भी मर्डर हो जाता है। तो इस तरह आपको ये उसके इंग्रेडिएंट्स को देखना है कि आपको वो इंग्रेडिएंट्स याद होने चाहिए, क्योंकि हर ऑफेंस के अंदर उसके 2 से 3 इंग्रेडिएंट्स होते हैं, जिनको अगर आप याद कर लेते हैं तो आपका वो ऑफेंस याद हो जाता है, आपको ऑफेंस समझ आ जाता है। अब जैसे से सपोज क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट का इंग्रेडिएंट क्या है, वो ये है कि जब एक कोई शख्स किसी दूसरे पर्सन को प्रॉपर्टी इंटरेस्ट करे, उसके हवाले करे, तो ये इसका मेन इंग्रेडिएंट है। और अगर क्रिमिनल मिसअप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉपर्टी की बात करें, उसका क्या इंग्रेडिएंट है, उसका इंग्रेडिएंट ये है कि किसी को कोई प्रॉपर्टी रास्ते से
या किसी कहीं जगह से मिल जाए और उसको वो एक्चुअल ओनर तक ना पहुंचाए, क्योंकि वो प्रॉपर्टी अनक्लेम्ड प्रॉपर्टी है, उसका कोई वारिस नहीं है प्रॉपर्टी का, तो उसको वो अपने पास नहीं रखनी है। अगर वो ऐसे करता है, दिस इज ऑफेंस। चीटिंग का क्या इंग्रेडिएंट है कि पहले किसी दूसरे शख्स को धोखा देना है, फिर उससे उस धोखे में उससे कोई प्रॉपर्टी लेनी है, वसूल करनी है, तो ये चीटिंग का इंग्रेडिएंट है। तो आपको ये चीटिंग के इस तरह डिफरेंट ऑफेंसेस के इंग्रेडिएंट्स को याद करना। जब आपको इंग्रेडिएंट्स याद होंगे तो आसानी से आप जुर्म को समझ जाएंगे कि ये फलां जुर्म है जिसकी ये बात हो रही है। अगर से सबूत मैं आपको कह दूं कि कौन सा ऐसा जुर्म है जिसमें इंस्टेंट फियर आता है कि अगर आप डिलीवर नहीं करते ये प्रॉपर्टी, आपको डेथ भी हो सकती है, आपको सीरियस इंजरी भी काज हो सकती है, तो आप सोचेंगे ना, अभी रॉबरी भी हो सकता है, डिकेटी भी हो सकता है। अगर मोर देन 5 पीपल है तो डिकेटी, अगर लेस देन 5 पीपल है तो दिस इज द रॉबरी। 390 के अंदर और 391 392 के अंदर दोनों को डिफाइन किया गया है, ठीक है। और फिर चौथे नंबर पे भी आपसे क्वेश्चन इस तरह से हो सकता है कि आपको कोई इलिस्ट्रेशन उठा के पूछा जा सकता है कि ये जो इलिस्ट्रेशन है ये किस जुर्म के रिलेटेड है, या ये जो इलिस्ट्रेशन है कोई ऑफेंस कमिट करवा रही है या नहीं कमिट करवा रही। तो अगर आप इलिस्ट्रेशन को देखेंगे तो आपको पता लग जाएगा। अगर से सपोज इस तरह आपसे इलिस्ट्रेशन दी जाएगी, 76 के अंदर एक इलिस्ट्रेशन दी गई है कि एक जो बंदा है, सबऑर्डिनेट ऑफिसर है, अपने सुपीरियर ऑफिसर की कमांड पर किसी को अरेस्ट करने जाता है, मगर वो उस बंदे को अरेस्ट नहीं करता है जिसको सुपीरियर ऑफिसर ने कमांड दी है, ये किसी दूसरे शख्स को मिस्टेकनली अरेस्ट करता है। तो या क्या ये उसका ऑफेंस है या नहीं ऑफेंस है? तो दिस इज नॉट एन ऑफेंस, ये ऑफेंस नहीं है, क्योंकि उससे मिस्टेक हो गई है, उससे एक समझने में गलती हो गई है, एंड हिज एक्ट इज डन बिकॉज ऑफ दैट ही बाउंड बाय लॉ। वो जो एक्ट कर रहा है वो खुद को समझता है कि ये बाउंड बाय लॉ है और उससे मिस्टेक हो गई है कि ये शख्स ही है जिसका मुझे ऑर्डर दिया गया है, तो ये ऑफेंस नहीं है। तो इस तरह आपसे इलिस्ट्रेशन देकर भी पूछा जा सकता है कि ये किस की इलिस्ट्रेशन है, या क्या ये इलिस्ट्रेशन ऑफेंस कमिट करवा रही है नहीं करवा रही है, क्या इस इलिस्ट्रेशन के तहत कोई ऑफेंस हो रहा है नहीं हो रहा है। तो दिस इज आई थिंक सो मच सफिशिएंट। अगर आप इन तरह के क्वेश्चंस को कवर करते हैं तो आई एश्योर अगेन यू ऑल कि आप एक आसान तरीके से लॉ गेट को भी पास कर सकते हैं, आगे वाले भी जो एग्जाम्स हैं उनको भी आप आसानी से क्वालिफाई कर सकते हैं। तो अब हम चलते हैं अपने इस सिलेबस की तरफ, जो कि एक हमारा सिलेबस है लॉ गेट के अंदर। तो उसमें हमारा पहले नंबर पे चैप्टर नंबर 2 है। उस पे आने से पहले मैंने इधर एक दो लाइन लिखी है, ये आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि भाई पाकिस्तान पिनल कोड इज इक्वल टू क्रिमिनल सब्सटेंटिव लॉ, कि पाकिस्तान पिनल कोड कौन सा लॉ है, प्रोसीजरल लॉ है या सब्सटेंटिव लॉ है। तो आप क्या कहेंगे, पाकिस्तान पिनल कोड एक सब्सटेंटिव लॉ है जो कि सजाओं के बारे में बताता है, ठीक है ना। प्रोसीजरल लॉ हमारा कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर जो कि एक हमारा प्रोसीजर बताता है। तो एक आपसे एमसीक्यू इधर से भी हो सकता है, ठीक है। फिर आपसे ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि पाकिस्तान पिनल कोड स्पेशल लॉ है, लोकल लॉ है, जनरल लॉ है। अब लोकल लॉ ये होता है जो कि पर्टिकुलर टेरिटरी के बारे में हो, स्पेशल लॉ वो होता है जो कि एक पर्टिकुलर ऑफेंसेस की नोयत के बारे में हो, और जनरल लॉ वो होता है जो ऑल ओवर पाकिस्तान जिसकी एप्लीकेबिलिटी हो। तो ये जो हमारा पाकिस्तान पिनल कोड है ऑल ओवर पाकिस्तान एप्लीकेबल है, तो उसलिए हमारा जनरल लॉ है। और प्लस में मैंने लिखा है इन्फोर्स ऑन डेट इज 6 अक्टूबर 1860, इसकी इन्फोर्समेंट 6 अक्टूबर को हुई थी 1860 को। ये भी आपको याद करना चाहिए कि पाकिस्तान पिनल कोड की इन्फोर्समेंट कब हुई थी। और उसके बाद पाकिस्तान पिनल कोड में टोटल चैप्टर्स कितने हैं, 23 टोटल चैप्टर्स हैं, मगर जो इंक्लूडेड हैं लॉ गेट के अंदर वो 5 हैं ओनली। और टोटल सेक्शन कितने हैं लॉ पाकिस्तान पिनल कोड के अंदर 511 है। तो ये इस तरह के क्वेश्चंस आपसे पूछे जा सकते हैं, आपको इनको पहले अपने जहन में बिठाना है, इनको आपने रिपीट करना है, मेमोराइज कर देना है। उसके बाद जो हमारा चैप्टर नंबर 2 है इस सिलेबस के अंदर, वो है हमारा जनरल एक्सप्लेनेशन या डेफिनेशन का चैप्टर है। अब इस चैप्टर के अंदर तमाम तर जो भी वर्ड्स हैं हमारे पाकिस्तान पिनल कोड के अंदर उनको डिफाइन किया गया है। आगे जो भी वर्ड्स यूज होने हैं इससे एक्ट के अंदर उनका जो मकसद होगा वो इस चैप्टर के अंदर
जो बताया गया वर्ड है, जिसको जिस तरह डिफाइन किया गया है उस तरह ही उसका मकसद लिया जाएगा, उससे हटकर मकसद नहीं लेना है उसका। तो अब इसमें जो सेक्शन थे फ्रॉम 6 से लेकर 52 तक, अब हम हर एक सेक्शन को पार्शली करके देखते हैं। सेक्शन नंबर 6 के अंदर सबसे पहले क्या डिफाइन किया गया है, तो सेक्शन नंबर 6 वो बहुत इंपॉर्टेंट है इसको अंडरस्टैंड करना। सेक्शन नंबर 6 के अंदर ये बात की गई है कि जो हमारा जनरल एक्सेप्शंस वाला चैप्टर है, चैप्टर नंबर 4, ये आप हर ऑफेंस वाले चैप्टर से अटैच कर दें। हर चैप्टर में ये चैप्टर नंबर 4 के अंदर जो ये सेक्शंस दिए हुए हैं ना, ये अलग अलग नहीं लिखे हुए हैं, मगर आपको ऐसे समझना है कि ये चैप्टर नंबर 4 चैप्टर नंबर 16 में भी है, चैप्टर नंबर 4 चैप्टर नंबर 16A में भी है, चैप्टर नंबर 4 चैप्टर नंबर 17 में भी है। तो इस चैप्टर नंबर 4 के अंदर क्या बात है, चैप्टर नंबर 4 के अंदर ये बात की गई है कि ऐसे लोग जो एक ऑफेंस कमिट करें, जो कि हमारे अगर हम करते तो ऑफेंस है, मगर अगर इन चैप्टर के अंदर जो लोग फॉल करेंगे, इस चैप्टर के अंदर जो लोग फॉल करेंगे, उनका वो एक ऑफेंस तस्वर नहीं किया जाएगा। से सपोज मैं किसी का कत्ल कर देता हूं, तो मैं जो है वो ऑफेंस कमिट कर रहा हूं 302 पाकिस्तान पिनल कोड का, मुझे 302 पाकिस्तान पिनल कोड के तहत पनिशमेंट मिलेगी। अगर मेरा एक्ट जो है वो इस चैप्टर में फॉल करता है, तो फिर मुझे 302 के तहत पनिशमेंट नहीं मिलेगी। तो सेक्शन नंबर 6 के अंदर ये बात की गई है कि जो हमारा ये चैप्टर नंबर 4 है, यहाँ जो हमारी डेफिनेशन दी हुई है, ये आप हर चैप्टर के अंदर इंक्लूड करते हैं, ऐसे समझिए। क्योंकि अगर वो हर एक चैप्टर में खुद लिखते हैं तो ये एक बहुत बड़ा हमारा बुक बन जाता है, लॉ बन जाता। तो इसलिए उन्होंने एक जगह पे दोनों चीजों को रख दिया है, और आपने इस चैप्टर नंबर 2 में डिफाइन किए हुए तमाम वर्ड्स को और चैप्टर नंबर 4 में दी हुई तमाम जनरल एक्सेप्शन को हर चैप्टर के साथ लगा के पढ़ना है, ठीक है। अब उसके बाद इसके अंदर मुख्तलिफ वर्ड्स को डिफाइन किया गया, जैसे हमारा चैप्टर सेक्शन नंबर 8 के अंदर डिफाइन किया गया है हमारा जेंडर को। अब जेंडर हमारे दो हैं इस लॉ के अंदर, इस सेक्शन के अंदर, एक मेल जेंडर, दूसरा फीमेल जेंडर। अब इस सेक्शन के अंदर यह बात की गई है, जो मेल जेंडर के लिए हम लफ्ज यूज करते हैं वो ही और उसके डेरिवेटिव हिज और हिम यूज करते हैं, और फीमेल जेंडर के लिए हम लफ्ज यूज करते हैं शी और उसका डेरिवेटिव हर। मगर इस सेक्शन के अंदर यह बात की गई है कि चाहे जेंडर मेल हो चाहे जेंडर फीमेल हो, अगर लफ्ज ही यूज हो रहा है उसका मकसद यह है कि ये दोनों जेंडर्स को रिप्रेजेंट कर रहा है। लफ्ज जो ही यूज हो रहा है ये और इसके डेरिवेटिव हिज और हिम, ये दोनों जेंडर्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, मेल को भी फीमेल को भी। अगर ओनली वर्ड शी या उसका डेरिवेटिव हर यूज हो रहा है तो फिर ये ओनली एंड ओनली फीमेल जेंडर को रिप्रेजेंट कर रहा है, फीमेल जेंडर को। बाकी अगर ये तीनों वर्ड यूज हो रहे हैं कहीं पे भी, किसी डेफिनेशन में भी, किसी ऑफेंस में भी, तो इसका मकसद दोनों, एक फीमेल और दूसरा मेल, दोनों जेंडर मकसद लिया जाएगा। ही का मकसद ये नहीं है कि सिर्फ ये हमारा जो है एप्लीकेबल फॉर ओनली मेल जेंडर, नो, दिस इज ही वर्ड इज एप्लीकेबल फॉर बोथ मेल एंड फीमेल जेंडर, ये इसका मकसद है। उसके बाद सेक्शन नंबर 9 के अंदर डिफाइन किया गया है मेन और वुमेन को। आई थिंक मेन और वुमेन को डिफाइन किया गया सेक्शन नंबर 9 के अंदर। सेक्शन नंबर 9 के अंदर नंबर को डिफाइन किया गया। नंबर को इस तरह डिफाइन किया गया है कि अगर कहीं पे भी वर्ड सिंगुलर यूज हो रहा है, जिसे वर्ड ही क्या है सिंगुलर है, तो ये कह रहा है सेक्शन नंबर 9 नंबर वाला कि जो ही है उसका मकसद दोनों लिया जाएगा, प्लूरल भी सिंगुलर भी। इसका मकसद ही का मकसद ये नहीं कि ये सिर्फ एक के लिए एप्लीकेबल है, ये जितने भी शख्स हैं, 2 हो, 3 हो, 4 हो, इस सब के लिए ही भी वर्ड यूज हो सकता है। मतलब कि ही यूज फॉर द बोथ प्लूरल एज वेल एज सिंगुलर, और जो प्लूरल वर्ड होगा वो बोथ सिंगुलर के लिए और प्लूरल के लिए, दोनों के लिए यूज होगा। अगर ऐसे नहीं हो सकता कि कहीं पे लफ्ज लिखा हुआ हो प्लूरल और हम कहेंगे ये प्लूरल के लिए हो सकता है, सिंगुलर के लिए नहीं हो सकता है, तो इसकी थोड़ी सी लॉ की एक अपनी फिलोसॉफी है। अगर हम ग्रामेटिकली पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे तो ये थोड़ा सा हमें इसमें कंट्राडिक्शन मिलेगी, मगर लॉ जो है उसका एक अपना सेंस है, तो उसी हिसाब से हमें उसको अंडरस्टैंड करना है। सेक्शन नंबर 10 के अंदर मेन और वुमेन को डिफाइन किया गया है। अब मेन और वुमेन को इस तरह डिफाइन किया गया है, मेन मतलब के मेल जेंडर ऑफ एनी एज, चाहे वो बच्चा हो 5 साल का, 10 साल का, चाहे वो नौजवान हो 20 साल का, 25 साल का, चाहे वो कोई ओल्ड एज पर्सन हो,
अगर वो मेल जेंडर है तो हम उसको मेन कहेंगे। और जो हमारा वुमेन है वो चाहे किसी भी एज की हो, चाहे वो 70 ईयर्स की एक ओल्ड एज औरत हो, चाहे वो 20 ईयर्स की एक यंग गर्ल हो, चाहे वो कोई बच्ची हो 5 से 10 साल की उम्र की, मगर अगर जेंडर फीमेल है तो हम उसके लिए वर्ड वुमेन यूज करेंगे। अब मेन किसी भी एज के मेल जेंडर के लिए यूज होना है, चाइल्ड हो, अडल्ट हो या ओल्ड एज हो, किसी भी एज का अगर हमारा मेल जेंडर है तो हम उसके लिए मेल लफ्ज यूज करेंगे। अगर कहीं पे मेल लिखा है उसका मकसद ये नहीं है कि ये बच्चे की बात कर रहा है या ये ओल्ड एज की सिर्फ बात कर रहा है, नहीं, मेन मकसद ऑल एज ऑफ पीपल, तमाम उम्र के जो भी लोग हैं ना उन सबको इस मेन के अंदर रखा जाएगा। और जो हमारा वुमेन है उसके अंदर तमाम तर उम्र की, चाहे वो 5 साल की लड़की हो या 10 साल की लड़की हो या 60 इयर्स की कोई बूढ़ी औरत हो, उन सबको लफ्ज वुमेन दिया जाएगा। अब उसके बाद सेक्शन 11 के अंदर पर्सन को डिफाइन किया गया है। अब पर्सन को बहुत डिटेल में जूरिस्प्रूडेंस के अंदर, इंग्लिश जूरिस्प्रूडेंस के अंदर डिस्कस किया गया। हु कैन सू और कैन बी सूड इज कॉल्ड एज अ पर्सन, जो मुकदमा कर सके, जिसके खिलाफ मुकदमा हो सके, हम उसको पर्सन कहते हैं। अब पर्सन इसके अंदर दो तरह के बताए गए हैं, एक नेचुरल पर्सन, दूसरा आर्टिफिशियल पर्सन। नेचुरल पर्सन ह्यूमन बीइंग आता है, नेचुरल पर्सन में ह्यूमन बीइंग आता है, और जो आर्टिफिशियल पर्सन है उसमें कोई एसोसिएशन हो गई, कोई कंपनी हो गई एंड सो ऑन। उसके बाद सेक्शन नंबर 12 के अंदर इसके अंदर डिफाइन किया गया है वर्ड पब्लिक को। पब्लिक को इस तरह डिफाइन किया गया है कि कोई पर्टिकुलर कम्युनिटी, कोई ग्रुप ऑफ पीपल का होना, हम उसको क्या कहेंगे, पब्लिक कहेंगे। उसके बाद इसके अंदर सेक्शन नंबर 14 के अंदर सर्वेंट ऑफ स्टेट को डिफाइन किया गया है, मतलब कि ऐसे लोग जो कि प्रोविंशियल गवर्नमेंट या फेडरल गवर्नमेंट के एम्प्लॉइज हो, मुलाजिम हो, जिन पे सर्विस लॉज अप्लाई होते हो, हम उनको कहेंगे सर्वेंट ऑफ स्टेट। और उससे मिलता जुलता हुआ है पब्लिक सर्वेंट, जो कि सेक्शन 21 के अंदर डिफाइन किया गया है। सेक्शन 21 के अंदर पब्लिक सर्वेंट को इस तरह डिफाइन किया गया है, जो भी पर्सन सेक्शन 21 के अंदर फॉल करेंगे वो हमारे पब्लिक सर्वेंट कहलाएंगे। अब उसके अंदर एक लिस्ट दी हुई है 8-9 की, जिसमें हमारे जजेस भी आ जाते हैं, मिलिट्री कमीशन ऑफिसर्स भी आ जाते हैं, हमारे ज्यूरी मैन भी आ जाते हैं, आर्बिट्रेटर्स भी आ जाते हैं। तो ये तमाम तर जो भी बताए गए लोग हैं ये हमारे पब्लिक सर्वेंट में आते हैं। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज भी आ सकते हैं आपको लॉ गेट के अंदर कि सर्वेंट ऑफ स्टेट को किधर बताया गया है, सेक्शन नंबर 14 के अंदर बताया गया है। पब्लिक सर्वेंट को किधर बताया गया है, सेक्शन नंबर 21 के अंदर बताया गया है। कौन कौन से पर्सन जो कि पब्लिक सर्वेंट में आ सकते हैं, सेक्शन नंबर 21 के अंदर जो भी दिए हुए शख्स हैं ये हमारे पब्लिक सर्वेंट के जिम्मे में आते हैं। उसके बाद हमारे सेक्शन नंबर 17 के अंदर गवर्नमेंट को डिफाइन किया गया है। गवर्नमेंट क्या है, हम सुनते हैं ना भाई, ये फेडरल गवर्नमेंट है, प्रोविंशियल गवर्नमेंट है। गवर्नमेंट ये है कि जिसको बाय लॉ ये अख्तियार दिया गया हो कि वो एग्जीक्यूशन के मुतालिक, एग्जीक्यूटिव के मुतालिक फैसला साजी कर सके, बाय लॉ उसको अख्तियार हो, दिस इज कॉल्ड एज अ गवर्नमेंट। वो फिर अगर पूरे मुल्क के लिए फैसला साजी करती है, एग्जीक्यूटिव के मुतालिक फैसला करती है, तो दिस इज कॉल्ड फेडरल गवर्नमेंट। अगर वो पर्टिकुलर टेरिटरी के मुतालिक करती है तो वो हमारा प्रोविंशियल गवर्नमेंट में आएगा। उसके बाद इसके अंदर हमारा जज को डिफाइन किया गया है। जज कौन हो सकता है, इसके अंदर यह बात की गई है कोई भी शख्स जो कि बाय कमीशन अपॉइंट किया गया है, जैसे हमारे जजेस अपॉइंट किए जाते हैं थ्रू कमीशन, वो भी हमारा जज कहलाएगा। या दूसरा शख्स जिसको कोई पावर दिए गए हैं, डेजिग्नेट किया गया है कि आप एज अ जज एक्ट करें, आप फैसले सुनाएं क्रिमिनल सिविल के मुतालिक, और उनकी जजमेंट को एक डेफिनेटिव जजमेंट माना जाए, तो दैट पर्सन विल आल्सो बी कॉल्ड एज अ जज। उसके बाद हमारा मूवेबल प्रॉपर्टी को डिफाइन किया गया है इस डेफिनेशन क्लास चैप्टर के अंदर। मूवेबल प्रॉपर्टी सेक्शन नंबर 21 या 22 या 23 के अंदर डिफाइन की गई है। मूवेबल प्रॉपर्टी को इस तरह डिफाइन किया गया है कि कॉर्पोरल प्रॉपर्टी जो कि अर्थ के साथ अटैच्ड ना हो। अब कॉर्पोरल प्रॉपर्टी मतलब कि वो प्रॉपर्टी जिसको हम टच कर सकें। दूसरी इनकॉर्पोरेट प्रॉपर्टी होती है जिसको हम टच नहीं कर सकते, जिससे हमारी एक रिस्पेक्ट हो गई। तो मूवेबल प्रॉपर्टी को इस तरह डिफाइन किया गया है कि कॉर्पोरल प्रॉपर्टी जिसको हम एक जगह से दूसरी जगह मूव करवा सकें, या जो कि अर्थ के साथ अटैच्ड ना हो, या कोई ऐसी चीज जो कि अर्थ के साथ अटैच है उसके साथ अटैच्ड ना हो, दिस इज कॉल्ड एज अ मूवेबल प्रॉपर्टी। इसको मैं सिंपल कर लेता हूं कि कॉर्पोरल प्रॉपर्टी व्हिच इज नॉट अटैच्ड विद द अर्थ, ऐसी प्रॉपर्टी जो कि जमीन के साथ अटैच्ड नहीं है, चेयर हो गई, टेबल हो गई, पंखा हो गया, दिस इज कॉल्ड एज अ मूवेबल प्रॉपर्टी। उसके बाद इसके अंदर डिफाइन किया गया है रॉन्गफुल गेन एंड रॉन्गफुल लॉस को।
अब रॉन्गफुल गेन क्या है? जब कोई शख्स अनलॉफुल मीन्स से कोई गेन हासिल करे, अनलॉफुल मीन्स जो कि उसका एक बाय लॉ कोई हक नहीं बनता, दिस इज कॉल्ड एज रॉन्गफुल गेन। और रॉन्गफुल लॉस क्या है? जब किसी शख्स को अनलॉफुल मीन्स से कोई नुकसान पहुंचाया जाए, दिस इज कॉल्ड एज अ रॉन्गफुल लॉस। अनलॉफुल मीन्स से किसी दूसरे शख्स को नुकसान पहुंचाया जाए, दिस इज कॉल्ड एज अ रॉन्गफुल लॉस। अब रॉन्गफुल गेन और रॉन्गफुल लॉस दोनों एक दूसरे के साथ लिंक्ड हैं। जब किसी शख्स को रॉन्गफुल गेन होता है तो उसी वक्त किसी दूसरे शख्स को रॉन्गफुल लॉस होता है। अब उसके बाद इसके अंदर डिफाइन किया गया है 74 के अंदर डिसऑनेस्टली को। अब डिसऑनेस्टली क्या है? डिसऑनेस्टली ये है कि जब कोई शख्स जानबूझकर किसी एक शख्स को रॉन्गफुल गेन दे और दूसरे शख्स को रॉन्गफुल लॉस दे, तो दिस इज कॉल्ड डिसऑनेस्टली, मतलब कि बदनीयती है उसके जहन में, उसके इरादे में, दिस इज कॉल्ड डिसऑनेस्टली। और सेक्शन 25 के अंदर फ्रॉडुलेंटली को डिफाइन किया गया है। अब फ्रॉडुलेंटली को इस तरह डिफाइन किया गया है कि अगर कोई शख्स किसी दूसरे शख्स को धोखे देने की नियत से कोई एक्ट करे, दिस इज कॉल्ड फ्रॉडुलेंटली। धोखे देने की नियत से कोई एक्ट अगर कोई शख्स परफॉर्म करता है, दिस इज कॉल्ड एज फ्रॉडुलेंटली। उसके बाद इसके अंदर हमारा विल को डिफाइन किया गया है। विल क्या है? विल ये है कि ऐसा कोई डॉक्यूमेंट जो कि एज अ वसीयतनामा तौर पर इस्तेमाल हो, ऐसा कोई डॉक्यूमेंट जो कि एज अ वसीयतनामा तौर पर इस्तेमाल हो, दिस इज कॉल्ड एज अ विल। और उसके बाद हमारा इसके अंदर वैल्यूएबल सिक्योरिटी को डिफाइन किया गया है। ऐसा डॉक्यूमेंट जो कि किसी का लीगल राइट क्रिएट करे तो हम उसको वैल्यूएबल सिक्योरिटी कहते हैं। एंड सो ऑन, मुख्तलिफ वर्ड्स इसके अंदर डिफाइन किए गए हैं। जैसे हमारा डॉक्यूमेंट हो गया। अब डॉक्यूमेंट को बहुत डिटेल में कानून शहादत ऑर्डर के अंदर डिस्कस किया गया है। डॉक्यूमेंट क्या है? कि ऐसा सब्सटेंस जिसके ऊपर फिगर से, लेटर से या किसी डायग्राम से कोई चीज इनकॉर्पोरेट की गई है या कोई चीज लिखी हुई हो, ऐसा डॉक्यूमेंट जिसके ऊपर या ऐसा कोई सब्सटेंस जिसके ऊपर कुछ लिखा हुआ हो, डेट इज कॉल्ड एज डॉक्यूमेंट, जो कि एज एन एविडेंस पर्पस के लिए इस्तेमाल हो सके एज पर कानून शहादत ऑर्डर, तो हम उसको क्या कहते हैं? डॉक्यूमेंट कहते हैं। अब उसके बाद हमारे इसके अंदर स्पेशल लॉ, लोकल लॉ को डिफाइन किया गया है। सेक्शन 40 के अंदर ऑफेंस को डिफाइन किया गया है। ऐसा एक्ट जिसको पनिशेबल करार दिया गया हो, जिसकी पनिशमेंट दी गई हो, दैट इज कॉल्ड एज ऑफेंस। अब उसके बाद 41 के अंदर स्पेशल लॉ को डिफाइन किया गया है। ऐसा लॉ जो कि पर्टिकुलर सब्जेक्ट के मुतालिक हो, पर्टिकुलर बात के मुतालिक, जैसे फैमिली लॉ हो गए, नारकोटिक हो गया, नारकोटिक एक्ट हो गया, जुवेनाइल जस्टिस सिस्टम एक्ट हो गया। ऐसा लॉ जो कि पर्टिकुलर सब्जेक्ट के मुतालिक हो, डेट इज कॉल्ड एज स्पेशल लॉ। और ऐसा लॉ जो कि पर्टिकुलर टेरिटरी के लिए हो, डेट इज कॉल्ड एज लोकल लॉ। सेक्शन 42 के अंदर लोकल लॉ को डिस्कस किया गया। जैसे हमारे सिंध के अंदर हमारा सिंध रेंटेड परमिसेस ऑर्डिनेंस है, पंजाब के अंदर पंजाब रेंटेड परमिसेस ऑर्डिनेंस है, तो ये हमारा लोकल लॉ कहलाता है। अब उसके बाद इसके अंदर हमारा ओथ को डिफाइन किया गया, वेसल को डिफाइन किया गया, एंड सो ऑन, हार्बर एंड सो ऑन अदर वर्ड्स को भी डिफाइन किया गया है। तो ये एक हमारा चैप्टर नंबर 2 है, डेफिनेशन के मुतालिक, जिसको हम जनरल एक्सप्लेनेशन का चैप्टर कहते हैं। अब इस चैप्टर से आपको क्वेश्चंस इस तरह से दिए जा सकते हैं कि स्पेशल लॉ कौन से सेक्शन में डिस्कस किया गया है 41 में, पब्लिक सर्वेंट कौन से सेक्शन में डिस्कस किया गया है 21 में, और आपका सर्वेंट ऑफ स्टेट कौन से सेक्शन में डिस्कस किया गया है 14 के अंदर, सेक्शन नंबर 14 के अंदर डिस्कस किया गया है। या कोई भी आपको डेफिनेशन देकर पूछा जा सकता है कि ये किस चीज की डेफिनेशन है। अ लॉ दैट इज एप्लीकेबल ओनली टू अ पर्टिकुलर टेरिटरी, दैट इज कॉल्ड एज अ लोकल लॉ। ठीक है, या आपसे इस तरह एन एक्ट विद अ फ्रॉडुलेंट इंटेंट इज कॉल्ड डिसऑनेस्टली, फ्रॉडुलेंटली, मिसचीफ, या कोई और भी वर्ड दिया जा सकता है। आप क्या कहेंगे? आप कहेंगे फ्रॉडुलेंटली, जो एक फ्रॉडुलेंट इंटेंट के साथ किया जाए, दैट इज कॉल्ड एज अ फ्रॉडुलेंटली। तो इस तरह से आप से क्वेश्चन चैप्टर नंबर 2 से पुट अप किए जा सकते हैं। फिर भी मैं अगर अगेन आपको रिपीट करता हूं, यू हैव टू गो थ्रू ऑल दी पास्ट पेपर। आपको उधर से क्लू मिल जाएगा कि कौन कौन से जो डेफिनेशंस हैं उनको फोकस किया गया है, जो पास्ट के अंदर बार बार पूछी गई हैं, आप उनको एनी हाउ याद कर दें, और जो दूसरी आपसे याद हो रही है उनको याद करें, जो याद नहीं हो रही है उसको बस छोड़ दें, क्योंकि जो याद होनी होगी वो याद हो जाएगी। बाकी इतना अगर टाइम है आपके पास अवेलेबल, आप उसको बार बार अगर रिपीट कर सकते हैं तो आप बार बार रिपीट करके उनको याद कर दें फॉर यू 10 आउट ऑफ 10 स्कोर। अदरवाइज आपका
अगर पार्शियल भी पढ़ लेते हैं तो आपके 5 से 6 क्वेश्चन अटेम्प्ट हो जाएंगे, अगर आप पास पेपर्स को बेहतर तरीके से और जो आपके एमसीक्यूज गाइड से अगर आप उधर से एमसीक्यूज को अटेम्प्ट करते हैं तो। उसके बाद जो हमारा चैप्टर नंबर 4 है वो है हमारा जनरल एक्सेप्शन का, जो कि फ्रॉम सेक्शन नंबर 76 से लेकर 106 तक। अब पहले हम इस चैप्टर नंबर 4 जनरल एक्सेप्शंस को समझते हैं कि चैप्टर नंबर 4 जनरल एक्सेप्शंस का किस बारे में है। अब चैप्टर नंबर 4 जनरल एक्सेप्शंस के अंदर उन लोगों के बारे में डिस्कशन की गई है जिनका कोई भी जुर्म नहीं कहलाएगा, जिनका कोई भी ऐसा एक्ट जो कि अदर लोगों के लिए तो सजा है, मगर अगर वो लोग इस चैप्टर में है फॉल करते हुए तो उनका वो एक्ट सजा के लिए नहीं होगा। उन लोगों को जो कि इस चैप्टर नंबर 4 के अंदर बताए गए, डिक्लेयर किए गए कि इनका जो एक्ट चैप्टर नंबर 4 के अंदर फॉल करता है तो फिर वो पनिशेबल बाय लॉ नहीं होंगे। अगर से सपोज मैंने आपको पहले भी एग्जांपल दिया कि मैं अगर किसी के घर के अंदर दाखिल हो जाता हूं तो दिस इज कॉल्ड हाउस ट्रेस, मतलब कि विदाउट परमिशन दाखिल हो जाता हूं विद इंटेंट टू कमिट एन ऑफेंस या विद इंटेंट टू नाइट डेड पर्सन, तो माय एक्ट इज अंडर हाउस ट्रेसपास, बट और मैं हाउस ट्रेसपास का लायबल हूं, मुझे सजा मिलेगी। मगर अब अगर किसी के घर के अंदर कोई 8 साल का बच्चा दाखिल हो जाता है तो उसका एक्ट ऑफेंस तस्वर नहीं किया जाएगा, उसका एक्ट जो है वो हाउस ट्रेसपास के जिम्मे में नहीं आएगा, क्योंकि सेक्शन नंबर 82 इस चैप्टर के अंदर जो सेक्शन 82 है उसके अंदर बताया गया है एक्ट ऑफ चाइल्ड बिलो 10 years इज नो ऑफेंस। अगर कोई 10 साल से कम उम्र का बच्चा, तो हम बात करते हैं किसी के घर के अंदर दाखिल हो जाए, अगर वो किसी का कत्ल भी कर देता है तो फिर भी उसका एक्ट ऑफेंस नहीं होगा। या अगर कोई पर्सन है जो कि इंटॉक्सिकेटेड है, सेक्शन नंबर 85 के अंदर आई थिंक इसका डिस्कशन किया गया, 86 के अंदर, अगर कोई शख्स इंटॉक्सिकेटेड है, नशे वाली हालत में है और वो कोई ऑफेंस कमिट कर देता है तो उसका भी एक्ट ऑफेंस तस्वर नहीं किया जाएगा। या अगर कोई शख्स अपने सेल्फ डिफेंस के अंदर किसी का कत्ल कर देता है तो वो भी ऑफेंस नहीं कहलाएगा। अब सेक्शन नंबर 100 के अंदर बताया गया है, सेक्शन नंबर 100 के अंदर और सेक्शन नंबर 103 के अंदर, 100 सेक्शन 100 एंड 103 के अंदर बताया गया है कि हम कब किस वक्त पर किसी दूसरे शख्स की सेल्फ डिफेंस के अंदर जान ले सकते हैं। अगर से सपोज हमें किडनैपिंग का खतरा है, अब्डक्शन का खतरा है, रेप का खतरा है, अननेचुरल लस्ट का खतरा है, तो हम किसी की जान ले सकते हैं, किसी का कत्ल कर सकते हैं। या अगर हमें यह खतरा है कि कोई शख्स हमारी प्रॉपर्टी को चोरी करके हमें डरा रहा है, चोरी भी कर रहा है, हमें डरा भी रहा है, इंस्टेंट फियर भी दे रहा है, हमें मौत का भी डर दे रहा है, तो हम उसी वक्त पे उसकी जान ले सकते हैं। या कोई नाइट के वक्त हाउस ट्रेसपास करता है, हाउस ब्रेकिंग करता है, रात के वक्त हाउस ब्रेकिंग करता है, हाउस ब्रेकिंग बाय नाइट करता है, तो उस स्टेज पे भी हम किसी की जान ले सकते हैं। तो ये हमारा ऑफेंस नहीं होगा। अदरवाइज तो किसी की जान लेना एक जुर्म है जो कि 302 के लिए लायबल होगा। से सपोज अगर हम किसी के लिए सजा अनाउंस कर दें कि इस शख्स को आप कत्ल कर दें, गोली लगा लें, तो हमारे पे एफआईआर हो जाएगी, हमें उस पर पनिश किया जाएगा, क्योंकि वी आर नॉट लॉफुल अथॉरिटी। अगर मगर वही पनिशमेंट अगर हमारा जज बताता है 77 के अंदर, अगर जज बताता है तो उसको कोई उसका एक्ट ऑफेंस तस्वर नहीं किया जाएगा, क्योंकि उसका जो एक्ट है वो बाय लॉ है, वो जस्टिफाइड वाला है। तो मैंने आपको इस चैप्टर नंबर 4 का ओवरव्यू दे दिया। अब हम हर एक सेक्शन को थोड़ा थोड़ा करके अंडरस्टैंड करते हैं और फिर देखते हैं कि इसमें से किस तरह से एमसीक्यूज आपसे पूछे जा सकते हैं। अब इसमें जो पहले 4 सेक्शन है ना, सेक्शन नंबर 76 से लेकर 79 तक, वो एक ही तरह के चारों सेक्शंस हैं। सेक्शन नंबर 76 के अंदर और सेक्शन नंबर 79 के अंदर मिस्टेक की बात की गई है। सेक्शन नंबर 76 और 79 के अंदर मिस्टेक की बात की गई है, और सेक्शन नंबर 77 और 78 के अंदर जज के मुतालिक बात की गई है। अब सेक्शन नंबर 76, 79 के अंदर मिस्टेक की बात की गई। मिस्टेक की बात की गई मतलब कि गलती हो गई है किसी शख्स से। अब सेक्शन नंबर 76 के अंदर बात की गई है मिस्टेक ऑफ अ पर्सन बाय डूइंग एन एक्ट दैट ही बिलीव्स दैट ही इज बाउंड बाय लॉ। किसी शख्स से
गलती हो गई है कि वो ये समझता है कि ये बाउंड बाय लॉ है कि ये एक्ट इसको करना है। अगर से सपोज कोई भागता हुआ शख्स, दौड़ता हुआ, एक तेज दौड़ता हुआ शख्स जा रहा है और उस ऑफिसर को ये लगता है कि इसने कोई ऑफेंस कमिट किया और ऑफेंस कमिट करते करते हुए भागता जा रहा है, तो फिर अगर वो शख्स, वो पुलिस ऑफिसर उस पर्सन को अप्रीहेंड करता है तो उसका वो एक्ट ऑफेंस नहीं कहलाएगा। अगर मैं उस शख्स को पकड़ के काबू कर लेता हूं तो शायद मेरा एक रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट के अंदर आ जाए कि मैंने किसी शख्स को भेजा है, कैद किया है। तो सेक्शन नंबर 76 के अंदर मिस्टेक बाय अ पर्सन बाय अ पब्लिक सर्वेंट व्हेन ही थिंक दैट ही इज बाउंड बाय लॉ, और 79 के अंदर मिस्टेक व्हेन ही थिंक दैट ही इज जस्टिफाइड बाय लॉ। इसका जो लॉ, इसका जो एक्ट है वो बाय लॉ जस्टिफिकेशन एबल है। तो ये हमारी बात सेक्शन 76 79 के अंदर की गई है। सेक्शन 76 के अंदर मैं दोबारा रिपीट करता हूं, दो बातें की गई हैं। एक तो ये बात की गई है, अगर कोई शख्स है जो कि एक बाउंड बाय लॉ है, कोई इसको सुप्रीरियर ऑफिसर हुक्म देता है कि यू हैव टू परफॉर्म दिस एक्ट, और वो बाउंड बाय लॉ है, उस एक्ट को परफॉर्म करना है उसको। अगर वो उस एक्ट के परफॉर्म करने के दौरान उससे कोई गलती हो जाती है तो उसको उस एक्ट की पनिशमेंट नहीं दी जाएगी। या कोई वो एक्ट परफॉर्म करता है अपने भला ऑफिसर के हुक्म के, अगर से सपोज भला ऑफिसर हुक्म करे कि ओपन द फायर, आप गोली चलाएं, तो अगर वो गोली चलाता है उसमें किसी की जान चली जाती है तो उसका जो एक्ट होगा वो बाउंड बाय लॉ में आएगा और उसको उसके एक्ट की सजा नहीं दी जाएगी। और 79 के अंदर जस्टिफाइड बाय लॉ की बात की गई। जब किसी शख्स का एक्ट जो है जस्टिफाइड बाय लॉ हो तो दैट पर्सन विल नॉट बी पनिशेबल। 79 के अंदर उसको एक छूट दी गई है। अब सेक्शन 77 78 जो हमारे दोनों सेक्शन जज से रिलेटेड है। सेक्शन 77 के अंदर यह बात की गई है, जब एक जज अपनी लॉफुल ड्यूटी परफॉर्म करने के दौरान कोई फैसला सुनाता है, किसी को कन्विक्शन देता है, किसी को सजा देता है, किसी को अरेस्ट का ऑर्डर देता है, तो उस जज का जो हुक्म है, जो ऑर्डर है, वो कोई पनिशेबल नहीं है कि आपने क्यों हुक्म दिया कि इसको फांसी दे दो, आपने क्यों हुक्म दिया कि इसको अरेस्ट कर दो। तो ये जो जज का एक्ट होगा ये ऑफेंस तस्वुर नहीं किया जाएगा। क्योंकि अगर मैं किसी को कहता हूं कि इसको अरेस्ट करो, इसको ये करो, क्योंकि आई हैव नो लॉफुल अथॉरिटी, मुझे लॉफुल अथॉरिटी नहीं है कि मैं किसी के लिए हुक्म कर दूं कि इसको आप गोली मार दें, इसको आप फांसी दे दें, इसको आप अरेस्ट कर दें। मगर अगर जज करता है तो उसको उसके एक्ट की सजा नहीं दी जाएगी। अगर मैं कहता हूं मुझे अपने एक्ट की सजा दी जाएगी, क्योंकि मैं बाय लॉ अथॉरिटी नहीं हूं। अगर जज देता है तो वो बाय लॉ एक अथॉरिटी है। 78 के अंदर यह बात की गई है कि अगर कोई शख्स जज के हुक्म की पैरवी करते हुए कोई एक्ट परफॉर्म करता है तो उसके एक्ट को भी उस एक्ट की भी उसको सजा, उस शख्स को भी सजा नहीं दी जाएगी। अब ये चारों सेक्शंस हमारे आई होप आपको क्लियर हो गए होंगे। अब उसके बाद सेक्शन नंबर 80 के अंदर 80 के अंदर एक्सीडेंट की बात की गई। एक्सीडेंट का मतलब क्या है? हादसा। अब इसके अंदर यह बात की गई है कि अगर कोई शख्स लॉफुल तरीके से, एक बाय लॉ वाले तरीके से, विद फुल प्रिकॉशंस के साथ, ड्यू केयर के साथ कोई एक्ट कर रहा है और उससे कोई हादसा हो जाता है तो फिर उसको जो एक्ट होगा वो सेक्शन 80 के अंदर फ्री फ्रॉम पनिशमेंट होगा, उसको पनिशमेंट नहीं दी जाएगी। अब इस तरह अगर मैं एक हाईवे पे या किसी पब्लिक रोड पे विद फुल प्रिकॉशन, एक जो स्पीड लिमिट बताई गई है भाई 60 पे, 70 पे, 50 पे चलना है, मैं उस स्पीड पे चल रहा हूँ, अपने वो जो एक डायरेक्शन है उसी डायरेक्शन में चल रहा हूँ और मेरे पास लाइसेंस भी है, जो कुछ भी रिक्वायरमेंट्स हैं बाय लॉ वो मैं सारी फुलफिल करता हूँ। अगर उस दौरान कोई शख्स आके एक्सीडेंट में मर जाता है मुझसे तो मेरा जो एक्ट होगा वो एक्सीडेंट के अंदर वो जो है फॉल करेगा और मुझे एग्जम्पशन दी जाएगी, क्योंकि मेरी गलती की वजह से किसी की जान नहीं गई है। तो दिस इज कॉल्ड सेक्शन 80 एक्सीडेंट। और इसमें जो एक किसी शख्स को वैसे तो पनिशमेंट आनी थी, अगर मेरे पास लाइसेंस नहीं होता या मैं गाड़ी की स्पीड ज्यादा चलाता 120 140 पे, जो कि एक बाय लॉ प्रोहिबिटेड है, या मैं जो एक सीट बेल्ट रिक्वायरमेंट है वो मुझे नहीं लगा हुआ, तो फिर मुझे पनिशमेंट मिल सकती है कि मेरा एक्ट रेश एंड नेग्लिजेंट ड्राइविंग में आ सकता है कि मैं विद प्रॉपर केयर एंड कॉशन जो मुझे इंस्ट्रक्शंस दी गई हैं ड्राइविंग अथॉरिटीज की तरफ से, मैं उनको फॉलो नहीं कर रहा हूं, तो फिर मेरा एक्ट सेक्शन 80 के अंदर फॉल नहीं करेगा। उसके बाद सेक्शन नंबर
82 से लेकर 81 से लेकर 80 82 से लेकर 84 तक जो हमारे 3 सेक्शन 82, 83, 84, ये तीनों सेक्शन जो हमारे हैं फिर एक तरफ के हैं। 82 के अंदर ये बात की गई है, अगर कोई चाइल्ड है जिसकी एज 10 साल से कम है, अगर वो कोई ऑफेंस कमिट करता है, वो किसी का कत्ल कर देता है, वो किसी की चोरी कर देता है, वो किसी से धोखा कर देता है, उसकी उम्र 10 साल से कम है, तो उस शख्स का, उस बच्चे का जो एक्ट होगा वो जुर्म नहीं कहलाएगा। एक्ट ऑफ चाइल्ड बिलो 10 इयर्स इज नो ऑफेंस, ये लाइन आप याद कर दें। और 83 के अंदर ये बात की गई है, एक्ट ऑफ अ चाइल्ड हु हैज नो सफिशिएंट मैच्योर अंडरस्टैंडिंग। 10 से 14 साल के दरमियान अगर कोई बच्चा है, उसको इतनी सफिशिएंट मैच्योर अंडरस्टैंडिंग नहीं है जो कि किसी और बच्चे को है, तो उसको भी उसके एक्ट की सजा नहीं दी जाएगी, क्योंकि हर एक बच्चे की अकॉर्डिंग टू द सराउंडिंग उसकी एक मेंटल ग्रोथ होती है। कुछ बच्चे 11 साल की उम्र में भी बड़े चालाक हो जाते हैं, कुछ 14 साल की उम्र में भी बहुत सादे होते हैं, सिंपल होते हैं। तो 10 से 14 साल के दरमियान मेच्योरिटी लेवल को देखा जाएगा, अगर उसको मेच्योरिटी है इतनी तो फिर उसको उसके अकॉर्डिंग उसको सजा दी जाएगी। अब सेक्शन नंबर 84 के अंदर इंटॉक्सिकेटेड, सेक्शन नंबर 84 के अंदर अनसाउंड माइंड, इनसेन पर्सन की बात की। अगर कोई शख्स अनसाउंड माइंड है, इनसेन है, पागल है, तो अगर वो कोई एक्शन परफॉर्म करता है जो कि अदरवाइज तो ऑफेंस होगा, मगर अगर इस शख्स ने ऑफेंस कमिट किया है तो फिर उसको भी सजा नहीं मिलेगी। इस सेक्शन 84 के तहत ही इज आल्सो फ्री फ्रॉम द पनिशमेंट। 82 के अंदर चाइल्ड बिलो 10 ईयर, 83 के अंदर चाइल्ड विद इन द एज ऑफ 10 to 14 ईयर, 84 के अंदर जो बात की गई है वो इनसेन अनसाउंड माइंड पर्सन की बात की गई, जो पागल होते हैं। अब उसके बाद 85 और 86 के अंदर इंटॉक्सिकेटेड पर्सन की बात की गई है। ऐसे शख्स जो कि नशे की हालत में है। सवाल हो सकता है क्या कोई शख्स अगर नशे की हालत में है तो क्या उसको उसके एक्ट की सजा मिल सकती है? तो 85, 86 के अंदर ये बात की गई है। 85 के अंदर ये बात की गई है कि अगर कोई शख्स नशे की हालत में है और उसको वो नशा उसके विल के अगेंस्ट दिया गया है, या उसको पता भी नहीं है कि उसको नशा दिया गया है, या उसको कोई नशा दे देता है किसी खाने में, किसी पानी में, उसको पता भी नहीं है कि मुझे नशा दिया जा रहा है, और उस नशे की हालत में दौरान, इंटॉक्सिकेशन की हालत के दौरान अगर वो एक बंदा जुर्म कमिट करता है तो फिर उसको उसकी पनिशमेंट नहीं दी जाएगी। 85 के अंदर अगेंस्ट हिज विल इफ ही इज इंटॉक्सिकेटेड, देन उसको पनिशमेंट नहीं दी जाएगी। 86 के अंदर ये बात की गई है कि उस शख्स को, इंटॉक्सिकेटेड पर्सन को पनिशमेंट दी जाएगी। कब पनिशमेंट दी जाएगी? जब ये मालूम हो जाए कि अगर ये इंटॉक्सिकेटेड पर्सन नशे की हालत में ना होता तो फिर भी ये सेम ही ऑफेंस कमिट करता। अगर ये इंटॉक्सिकेटेड पर्सन जिसने नशे की हालत में ऑफेंस कमिट किया है, 86 ये बात करता है, अगर वो नशे की हालत में ना होता तो फिर भी वो सेम ऑफेंस कमिट करता, तो फिर उसको उसके एक्ट की सजा दी जाएगी। अब उसके बाद सेक्शन नंबर 87 से लेकर ऑनवर्ड 88, 89, 90 से लेकर अबो, ये हमारे कंसेंट के मुतालिक हैं। अब हम पहले देखते हैं 87 नंबर सेक्शन को। 87 नंबर सेक्शन के अंदर टू अडल्ट पर्सन के कंसेंट की बात की गई है। टू पर्सन जिनकी एज 18 साल से अबोव है उनकी बात की गई है। जब दो शख्स जिनकी एज 18 साल से अबोव है और वो एक दूसरे को कंसेंट देते हैं, एक दूसरे की कंसेंट के साथ कोई गेम खेलते हैं, कोई एक्ट परफॉर्म करते हैं, तो फिर अगर किसी एक शख्स को भी उस एक्ट के दौरान कोई नुकसान हो जाता है, कोई इंजरी हो जाती है, खुदा न खास्ता अगर कत्ल भी हो जाता है, तो फिर उस शख्स को उसके एक्ट की सजा नहीं मिलेगी, उसका एक्ट जो है इसको ऑफेंस नहीं कहा जाएगा, क्योंकि दोनों पर्सन की कंसेंट थी। जैसे गेम्स के अंदर क्रिकेट हो गई, कोई भी अदर गेम हो गई, उसमें प्लेयर्स की कंसेंट होती है कि हम जो गेम खेल रहे हैं विद कंसेंट खेल रहे हैं, हमें कोई फोर्स एंटी इन्फ्लुएंस वगैरह नहीं है कि हम जबरदस्ती कोई ग्राउंड में आके गेम, और अगर गेम खेलते खेलते किसी को बॉल लग जाए, किसी को बैट लग जाए, तो दोनों की कंसेंट के साथ एक्शन हो रहे थे, तो फिर उनको उनके एक्ट की सजा नहीं दी जाएगी, उनका एक्ट ऑफेंस तस्वर नहीं किया जाएगा। सही सब किसी के आंख में बाल लग जाए, वो कहे कि नहीं मुझे अभी आंख के ये मुझे उसकी अर्श चाहिए,
क्योंकि ये हर्ट है, आंख का नुकसान करना ये हर्ट है, वो कहेगा नहीं मुझे आंख की अर्श चाहिए, तो उसको आंख की अर्श नहीं मिलेगी, वो कहेगा दिस एक्ट वाज विद कंसेंट ऑफ बोथ पीपल, कोई मैंने अकेले से तो आपको नुकसान नहीं दिया। तो 87 के अंदर दोनों पर्सन की कंसेंट की बात की गई जिनकी एज 18 साल से वो। 88 के अंदर बात की गई है जब एक शख्स इस हालत में है वो अपनी कंसेंट नहीं दे सकता है, एक शख्स इस हालत में है कि वो अपनी कंसेंट नहीं दे सकता है और उसकी जगह पे कोई और शख्स उसकी जगह पे कंसेंट दे देता है। जैसे कोई शख्स मजरूब हालत में है, सख्त जख्मी है, सख्त एक उसकी तबीयत बिगड़ी हुई है, तो वो तो अपनी जगह पे अपनी कंसेंट नहीं दे सकता है। अगर कोई ऐसा शख्स है जो कि अपनी कंसेंट नहीं दे सकता है, उसकी जगह ब्याह पे अगर कोई और उसका वालिदैन हो गया, उसके गार्डियन हो गया, कोई कंसेंट देता है तो उसका एक्ट भी ऑफेंस तस्वुर नहीं किया जाएगा अगर उस दौरान उसको कोई ना कोई लॉस हो जाता है, सिर्फ खुदा न खास्ता अगर उसकी मौत भी आ जाती है तो। अब 89 के अंदर बात यह की गई है कि अगर कोई बच्चा है जिसकी एज 18 साल से कम है या कोई अनसाउंड माइंड पर्सन है, वो तो अपनी कंसेंट नहीं दे सकता। अगर अनसाउंड माइंड पर्सन अपनी कंसेंट देता भी है तो उसकी कोई वैल्यू नहीं है। अगर 18 साल से कम उम्र का कोई बच्चा अपनी कंसेंट देता भी है तो उसकी कोई वैल्यू नहीं है। 39 के अंदर ये बात की गई है अगर कोई अनसाउंड माइंड पर्सन है, अगर कोई चाइल्ड है, उसकी कंसेंट उसके गार्डियन देते हैं, उसके पेरेंट्स देते हैं, और अगर उसके कंसेंट देने के बाद अगर उस चाइल्ड का कोई ना कोई नुकसान हो जाता है, खुदा न खास्ता डेथ हो जाती है, कोई उसको अदर इंजरी हो जाती है, तो फिर जो है उस शख्स जिस शख्स की वजह से उसको नुकसान होता है तो उसको भी उसके एक्ट की सजा नहीं दी जाएगी। अब उसके बाद 95 के अंदर बात की गई है, सेक्शन 95 के अंदर काजिंग फ्लाइट हार्म इज नो ऑफेंस। अगर किसी को कोई हल्का फुल्का हार्म हो जाता है तो उसको वो कोई ऑफेंस नहीं है। तो और भी एक दो सेक्शन इसके बीच में डिस्कस किए गए हैं। अब जो सेकंड पोर्शन है इस चैप्टर के अंदर जो कि फ्रॉम 96 से लेकर 106 तक, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पोर्शन है। ये हमारा सेल्फ डिफेंस का पोर्शन है, प्राइवेट डिफेंस का या सेल्फ डिफेंस का पोर्शन। इसके अंदर सेल्फ डिफेंस के बारे में बात की गई है। अब 96 के अंदर यह बात की गई है कि अगर कोई शख्स अपने सेल्फ डिफेंस में कोई एक्ट करता है तो उसका वो एक्ट जो होगा वो ऑफेंस तस्वुर नहीं किया जाएगा। 96 के अंदर फकत ये बात की गई अगर कोई शख्स अपने सेल्फ डिफेंस के अंदर कोई एक्ट परफॉर्म करता है जो कि अदरवाइज ऑफेंस होता, मगर अगर वो अपने सेल्फ डिफेंस में कर रहा है तो फिर उसका जो एक्ट होगा वो ऑफेंस तस्वुर नहीं किया जाएगा। 97 के अंदर ये बात की गई है कि हम अपनी या किसी दूसरे शख्स की बॉडी या प्रॉपर्टी को सेल्फ डिफेंस में, सेल्फ डिफेंस ऑफ बॉडी या सेल्फ डिफेंस ऑफ प्रॉपर्टी या किसी शख्स की में अगर किसी शख्स को कोई नुकसान कर देते हैं, सेल्फ डिफेंस, अगेन आई एम रिपीटिंग, सेल्फ डिफेंस में। और इसमें एक 99 सेक्शन का रेफरेंस दिया गया, 99 वाले में नहीं हमें करना डिफेंस का राइट अख्तियार, और अगर हम 99 वाले में भी करते हैं तो वी आर कमिटिंग एन ऑफेंस। बाकी अगर हम अपने या अपने किसी दोस्त की या अपने किसी रिलेटिव की सेल्फ डिफेंस में कोई एक्ट परफॉर्म करते हैं, उसकी प्रॉपर्टी को सिक्योर करने की इंटेंशन के साथ, उसकी बॉडी को सिक्योर करने की इंटेंशन के साथ, तो फिर वो हमारा एक्ट ऑफेंस तस्वुर नहीं किया जाएगा। 97 के अंदर ये बात की गई है। 98 के अंदर ये बात की गई है कि क्या हमें इंटॉक्सिकेटेड, इनसेन, अनसाउंड माइंड पर्सन, चाइल्ड के अगेंस्ट भी राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस है, क्योंकि इनका तो एक्ट ऑफेंस ही नहीं होता, तो क्या इनके लिए, इनके अगेंस्ट भी हमें है राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस। तो सेक्शन नंबर 98 के अंदर ये बात की गई है, यस वी हैव आल्सो राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस अगेंस्ट चाइल्ड, इनसेन, अनसाउंड, इंटॉक्सिकेटेड पर्सन। और 99 के अंदर क्या बात की गई, जो कि मैंने आपको 97 के अंदर कहा कि 99 की अगर कंडीशन होती है फिर हमें राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस नहीं है। 99 के अंदर वो बातें बताई गई हैं जिनके अंदर हमें राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस नहीं है हासिल। 99 के अंदर क्या बात की गई, 99 के अंदर ये बात की गई है कि अगर कोई पब्लिक सर्वेंट है वो विद इन हिज कलर ऑफ ऑफिस, अपने ऑफिस के कलर में, मतलब कि अपनी यूनिफॉर्म के अंदर कोई अपनी लॉफुल ड्यूटी परफॉर्म करने के लिए आया हुआ है, आपको अरेस्ट करने के लिए आया हुआ है, तो आप अपना राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। या कोई शख्स जो कि पब्लिक सर्वेंट के अपने सुपीरियर ऑफिसर के
हुक्म पे विद इन यूनिफॉर्म, मगर वो होना अपने यूनिफॉर्म में चाहिए। ऐसे नहीं कि सिविल ड्रेस में आके कह के मैं फलां बंदा हूं, मैं आपको अरेस्ट करने आया हूं, इस तरह नहीं, वो होना अपने यूनिफॉर्म में चाहिए। तो अगर कोई शख्स सुप्रियर ऑफिसर के या पब्लिक सर्वेंट के ऑर्डर पे किसी शख्स को अरेस्ट करने आए तो उसके अगेंस्ट भी हमें राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस नहीं है। और तीसरे नंबर पे इसके अंदर ये कंडीशन बताई गई है कि जब हमें इतना सफिशिएंट टाइम अवेलेबल है कि हम पब्लिक अथॉरिटीज तक रसाई कर सकते हैं, तो हम फिर भी अपना प्राइवेट राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस इस्तेमाल नहीं कर सकते। वो इस तरह नहीं हो सकता कि 6 घंटे पहले एक मुझे शख्स कॉल करके कह दे कि आई विल किल यू, आई विल कॉज यू हार्ट इन सच एंड सच मैनर, और मैं हथियार उठा के बैठ जाऊं, अपनी एक पोजीशन लेके बैठ जाऊं, जैसे ही वो आए मैं उसको मार दूं। तो इस तरह मुझे राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस नहीं है। मुझे अब टाइम है कि मैं पब्लिक अथॉरिटी तक रसाई हासिल करूं और उनको इन्फॉर्म करूं उस डेंजर से। अगर मैं इस तरह अपना एक्ट परफॉर्म करता हूं तो मैं एक ऑफेंस कमिट कर रहा हूं, मुझे उस ऑफेंस की सजा मिल जाएगी। अब सेकंड नंबर 100 से लेकर 102 तक बात की गई है राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस में किसी की जान ले लेना, या राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस में किसी की जान से हटकर उसको कोई अदर हर्ट काज करना, इंजरी काज करना। और तीसरे नंबर इसमें जो 102 नंबर सेक्शन है उसके अंदर ये बात की गई है कि किस वक्त ये हमारा राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस मिलना शुरू होता है और किस वक्त ये राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस हमें नहीं होता है। तो सेक्शन नंबर 101 के अंदर 100 के अंदर सेक्शन नंबर 100 के अंदर बात की गई है कि हम किस वक्त पर किसी की भी जान ले सकते हैं। सेक्शन 100 के अंदर यह बात की गई है कि जब हमें किडनैपिंग का खतरा हो, हमें अबडक्शन का खतरा हो, ठीक है, हमें रेप का खतरा हो, हमें अननेचुरल लस्ट का खतरा हो, तो या हमें इस तरह हमले आवर से खतरा हो कि ये मेरी जान ले सकता है या मुझे ग्रीवियस इंजरी काज कर सकता है। तो इन हालात में, जो कि हालात सेक्शन नंबर 100 के अंदर दी गई हैं 6 कंडीशन, इन हालात में अगर हम किसी दूसरे शख्स की जान ले लेते हैं, किसी का कत्ल कर देते हैं, किसी का मौत कर देते हैं, तो वी आर फ्री फ्रॉम पनिशमेंट अंडर सेक्शन 302, हमें कोई सजा नहीं मिलेगी, क्योंकि ये हमने जो किसी का कत्ल किया है अपने राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस में किया है। हमें रेप का खतरा था, हमें अननेचुरल लस्ट का खतरा था, हमें किडनैपिंग अबडक्शन का खतरा था, उस वजह से हमने किसी दूसरे शख्स की जान ली। तो सेक्शन 100 के अंदर ये बात की गई है। अब 101 के अंदर ये बात की गई है किस वक्त किस स्टेज पर हम कत्ल नहीं कर सकते किसी दूसरे शख्स का, अपनी प्राइवेट डिफेंस में कोई अदर हार्ट काज कर सकते हैं। सेक्शन 101 के अंदर यह बात की गई जब अगर किसी शख्स का एक्ट सेक्शन 100 के अंदर फाल नहीं करता है, कोई आपको किडनैप नहीं करता है, कोई आपको अबडक्शन, अननेचुरल लस्ट, रेप नहीं करता है, कोई और ऑफेंस कमिट करता है, तो उस वक्त पर आप किसी की जान नहीं ले सकते, बट आप कोई अदर उसको हार्ट काज कर सकते हैं, उसको रेजिस्टेंस में। सेक्शन 101 के अंदर यह बात की गई है। सेक्शन 102 के अंदर बात की गई है कि किस वक्त ये हमें राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस मिलना शुरू हो जाता है और किस वक्त ये खत्म हो जाता है। तो जिस वक्त हमें खदशा होता है किसी शख्स के हमले आवर होने का, उस वक्त से लेकर जिस तक ये खतरा रहता है हमें राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस, जिस वक्त खतरा खत्म हो गया उस वक्त हमारा राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस खत्म हो गया। तो ये 3 सेक्शन हमारे अपनी बॉडी या किसी दूसरे शख्स की बॉडी के मुताबिक हैं। और इस लास्ट 3 सेक्शन हैं, सेक्शन 103, 104, 105, वो प्रॉपर्टी से कंसर्न है। सेक्शन 103 ये बात करता है कि अगर कोई शख्स अपनी प्रॉपर्टी के डिफेंस की खातिर, अपनी प्राइवेट प्रॉपर्टी के डिफेंस में किसी की जान ले लेता है, तो ये भी उसका एक ऑफेंस नहीं आएगा। तो क्या कोई कैसे किसी के अपनी किसी प्रॉपर्टी की खातिर किसी की जान ले लेते हैं? तो चैप्टर नंबर 17 के अंदर जो भी जराइम बताए गए ना, ये हमारे ऑफेंस रिलेटेड टू प्रॉपर्टी, अगर इसमें बताया कोई ऑफेंस है, और सेक्शन नंबर 103 में जो 4 ऑफेंस बताए गए हैं, अगर इनमें से कोई ऑफेंस है, सेक्शन नंबर 103 के अंदर जो 4 ऑफेंस बताए गए हैं, अगर इनमें से कोई ऑफेंस है तो हम
अपने प्रॉपर्टी के प्रोटेक्शन में किसी दूसरे शख्स की जान ले सकते हैं। सेक्शन 103 के अंदर बताया गया है कि जब हाउस ब्रेकिंग बाय नाइट हो, जब थेफ्ट हो या मिसचीफ हो, मिसचीफ बाय फायर हो, तो हम किसी दूसरे शख्स की उस अपने प्रोटेक्शन में जान ले सकते हैं। और सेक्शन नंबर 104 के अंदर बात की गई है कि हम किस वक्त जान तो नहीं ले सकते मगर कोई और हार्ट काज कर सकते हैं। 104 के अंदर ये बात की गई है। 104 के अंदर ये बात की गई, अगर 103 के अंदर किसी शख्स का एक्ट फाल नहीं करता है, कोई चोरी नहीं करता, चोरी के साथ इतना कोई खतरा नहीं है कि आपकी जान चली जाएगी इसमें, या हाउस ब्रेकिंग बाय नाइट नहीं करता, मिसचीफ बाय फायर नहीं करता, तो आप किसी की जान नहीं ले सकते, बाकी कोई और हार्ट काज कर सकते हैं सेक्शन 104 के तहत। और 105 के अंदर कब ये हमें अख्तियार मिलता है कि हम अपना राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस ऑफ प्रॉपर्टी करें, और किस वक्त ये हमें हमारा अख्तियार नहीं होता। तो सेक्शन 105 के अंदर ये बात की कि जिस वक्त, जिस लम्हे आपको ये खतरा हो कि आपकी प्रॉपर्टी के रिलेटिंग कोई जुर्म हो रहा है, उस वक्त आपको राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस है। उस वक्त से लेकर जिस वक्त तक ये आपको खतरा रहता है आपको है, जिस वक्त ये खतरा खत्म हो गया उस वक्त आपको राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस नहीं, खतरा खत्म, राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस खत्म। उसके बाद 106 के अंदर एक बहुत इंपॉर्टेंट बात की गई है, अगर कोई मॉब है, कोई एक जत्था है, कोई ग्रुप ऑफ पीपल है, वो आप पर हमलावर है और आप अपना राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस अगर इस्तेमाल करते हैं, उसमें कोई इनोसेंट पर्सन्स भी हैं, या कोई एक पर्सन है या कोई 2-3 पर्सन्स हैं इनोसेंट भी, जो उनका जत्थे के साथ ताल्लुक नहीं है, अगर राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस में मैं अपना इस्तेमाल करता हूं उस जत्थे के अगेंस्ट, तो उस इनोसेंट पर्सन को भी नुकसान हो सकते हैं, तो क्या मैं अख्तियार कर सकता हूं राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस? तो सेक्शन 106 के अंदर ये बात की गई है, यस आई कैन एनफोर्स माई राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस अगेंस्ट दैट मूव। फिर उस राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस के दौरान अगर किसी इनोसेंट पर्सन की जान भी चली जाती है तो फिर भी मुझे उस एक्ट की सजा नहीं मिलेगी। तो ये था हमारा चैप्टर लॉ गेट के अंदर, चैप्टर नंबर 2 है। बाकी चैप्टर नंबर 4 है हमारा पाकिस्तान पिनल कोड के अंदर। तो जनरल एक्सट्रैक्शन का ये चैप्टर था। अब अगर जनरल एक्सट्रैक्शन की बात करें, इसमें से किस तरह से आपसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, तो आपसे इस तरह क्वेश्चन पूछा जा सकता है, एक्ट ऑफ अ चाइल्ड बिलो 10 years इज एन ऑफेंस, नो ऑफेंस। आप क्या कहेंगे? नो ऑफेंस। या एक्ट ऑफ अ चाइल्ड बिटवीन 10 to 14 years, उसको किस बुनियाद पर उसको सजा दी जाएगी, उसकी मैच्योरिटी लेवल पे उसको सजा दी जाएगी। अगर वो मैच्योर है, इनफ मैच्योर है, तो उसको सजा मिलेगी, अगर मैच्योर नहीं है तो उसको सजा नहीं मिलेगी। या काजिंग स्लाइट हार्म इज ऑफेंस, नो ऑफेंस, नो ऑफेंस। एक्ट डन बाय अ पब्लिक सर्वेंट व्हेन ही इज बाउंड बाय लॉ टू डू दैट एक्ट, अगर वो कोई ऐसा एक्ट कर देता है जब वो खुद को बाउंड बाय लॉ समझता है, तो क्या उसको उसके एक्ट की सजा मिलेगी? नहीं मिलेगी। एक्ट डन बाय जज, नो, उसको सजा नहीं मिलेगी, चाहे वो किसी को फांसी भी दे दे, या जज के ऑर्डर पे अगर कोई शख्स कोई इम्प्लीमेशन करवाने के लिए कोई एक्ट परफॉर्म करता है जो कि अदरवाइज ऑफेंस होता, मगर अगर जज के हुक्म पर कोई इम्प्लीमेशन करवा रहा है तो उसका एक्ट भी ऑफेंस नहीं होगा। तो ये इस तरह से आप से क्वेश्चंस इससे चैप्टर नंबर 4 से हो सकते हैं। अब उसके बाद हमारा चैप्टर नंबर 16 है, वो है हमारा ऑफेंसेस अफेक्टिंग द ह्यूमन बॉडी, मतलब कि हमारे जिस्म के मुंसलिक जराइम हैं। अब ये जो चैप्टर है फ्रॉम सेक्शन 299 से लेकर 338 तक है। अब इस चैप्टर नंबर 16 के अंदर जो 2 ऑफेंसेस है ना, जिनका एक ज्यादा पोर्शन है, लंबा पोर्शन है, वो हमारा एक है कत्ल, दूसरा है हमारा हर्ट। और भी एक छोटे छोटे ऑफेंसेस हैं जिसमें हमारा ठग हो गया, हमारा एक्सपायर एंड अबंडनमेंट ऑफ चाइल्ड हो गया, क्रूरटी टू द चाइल्ड हो गया, हमारा जो इसमें इसकात हमल हो गया, इसकात जिन्नैन हो गया। तो ये हमारे छोटे छोटे ऑफेंसेस भी इसके अंदर हैं, मगर ये 2 जो कत्ल एंड हर्ट है ना, ये 2 बहुत लंबे, इसमें जो जो लॉन्ग पोर्शन है जो इस चैप्टर का कवर करते हैं, वो ये 2 ऑफेंसेस करते हैं, कत्ल और हर्ट। अब इसमें जो सेक्शन नंबर 299 है उसके अंदर डेफिनेशन दी गई है। आप कहेंगे तो डेफिनेशन इधर भी दी गई है, तो इधर क्यों जरूरत पड़ी है? तो
इसमें कुछ ऐसे वर्ड डिफाइन किए गए जो इधर डिफाइन नहीं किए गए हैं, और ये जो वर्ड्स हैं इस चैप्टर के लिए डिफाइन किए गए हैं। इस चैप्टर में जो भी वर्ड होगा ना उसका मकसद होगा वो इस 299 के अंदर जो वर्ड जिस तरह डिफाइन किया गया उस तरह लिया जाएगा। और 299 के अंदर 4 से 5 काइंड्स ऑफ पनिशमेंट को डिफाइन किया गया है, के साथ दियत, अर्श, दमन, ताज़ी, 5 इस्लामिक पनिशमेंट थे। इनको 53 सेक्शन नंबर पाकिस्तान पीनल कोड के अंदर भी डिफाइन किया गया है, मगर इधर भी इनको पर्टिकुलरली अलग करके इस चैप्टर नंबर 16 के अंदर डिफाइन किया गया है। किसास क्या है, दियत क्या है, अर्श क्या है, दमन क्या है, ताज़ी क्या है, एक एक लाइन के अंदर आपको इन पांचों को अंडरस्टैंड करना है। किसास क्या है, इक्वल काइंड ऑफ पनिशमेंट विद सेम सिवियरिटी, उस सेम शिद्दत के साथ बराबर किस्म की पनिशमेंट किसी दूसरे शख्स को काज करना। अगर किसी ने किसी को कान काट लिया तो उसका कान काटा जाए, अगर किसी ने किसी के आंख को फ्रैक्चर कर दिया उसकी आंख का फ्रैक्चर किया जाए, अगर किसी ने किसी के जिस्म के किसी और हिस्से पे कोई जरब लगाई तो उसको भी उसके उसी हिस्से पर जरब लगाने, मतलब इक्वल काइंड ऑफ पनिशमेंट, आई फॉर आई, ईयर फॉर ईयर, नोज फॉर नोज, के साथ इज इक्वल काइंड ऑफ पनिशमेंट। उसके बाद हमारा है दियत। दियत मतलब के जब कोई शख्स कत्ल हो जाए उसके बदले उसकी कंपनसेशन वसूल करना। दियत मतलब क्या है, कंपनसेशन, जब कोई शख्स कत्ल कर दिया जाए उसकी अमाउंट वसूल करना, उसको हम क्या कहते हैं, दियत कहते हैं। 323 के अंदर बताया गया है वैल्यू ऑफ दियत के बारे में, जो कि 30,630 ग्राम ऑफ सिल्वर है। ये भी आपका एमसीक्यूज है, आपकी दियत की वैल्यू क्या है, 30,630 ग्राम ऑफ सिल्वर। कम से कम ये हो सकती है, ज्यादा कुछ भी हो सकती है, इससे बढ़कर और भी हो सकती है, 2, 5, 6, 8, 10 करोड़ तक भी हो सकती है, मगर कम से कम जो है ना वो 30,630 ग्राम ऑफ सिल्वर, जो एक साल का जो 1 जुलाई को एक ये रेट मुकर्रर होता है, उस हिसाब से किसी भी शख्स की दियत मुकर्रर की जाएगी के साथ दियत। अब उसके बाद है हमारा अर्श। अर्श भी एक हमारे किस्म की कंपनसेशन है। दियत, अर्श, दमन तीनों हमारी कंपनसेशन है। अर्श हमारी जो कंपनसेशन है वो एक हर्ट के बारे में, किसी जख्म के बारे में, किसी इंजरी के बारे में है जो कि किसी जिस्म पे हुई है, और जो अर्श है वो स्पेसिफाइड है, वो पर्टिकुलर है। अर्श फॉर हेयर, अर्श फॉर नोज, अर्श फॉर ईयर, अर्श फॉर आई, अर्श फॉर टंग, अर्श फॉर हैंड, फीट, वो फिक्स्ड है, मगर डिपेंडेंट है अपॉन द वैल्यू ऑफ दियत। उसके बाद हमारा है दमन। दमन भी हमारी कंपनसेशन है, मगर वो फिक्स्ड नहीं है, ये जज की डिस्क्रिप्शन है, जितनी भी अनाउंस करे। उसके बाद लास्ट है ताज़ी। ताज़ी मतलब कि कोई भी पनिशमेंट जो कि जज की डिस्क्रिप्शन में जो कि वो अनाउंस करे। अब किसास, दियत, अर्श, दमन, ताज़ी, किसास इक्वल काइंड ऑफ पनिशमेंट, बराबर की सजा। दियत क्या है, कत्ल के बदले कंपनसेशन लेना। दियत, अर्श, दमन तीनों कंपनसेशन है, मगर किसास क्या, कत्ल की, खून की कंपनसेशन वसूल करना। अर्श क्या है, फिक्स्ड अमाउंट ऑफ कंपनसेशन, हर्ट के बदले में कोई अमाउंट कंपनसेशन का लेना। दमन क्या है, दमन ये है कि कंपनसेशन जो कि कोर्ट डिटरमाइन करे कितनी देनी चाहिए। ताज़ीर जो कि पनिशमेंट कोर्ट अवार्ड करे। तो ये हमारे पांचों किस्म की पनिशमेंट्स हो गई। उसके बाद इसके अंदर डिफाइन किया गया इकराए ताम और इकराए नाकिस को, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स हैं, इन दोनों को अंडरस्टैंड करना जरूरी है। इकराए ताम ये है कि जब एक शख्स किसी दूसरे को ये फियर दिलाए, ये खौफ दिलाए कि मैं सोडोमी कर दूंगा या जिना कर दूंगा, या मैं किसी का बाजू काट लूंगा या किसी का कत्ल कर दूंगा, आपके किसी रिश्तेदार का इस तरह के तीनों चारों एक्ट परफॉर्म करूंगा जो कि विद इन प्रोहिबिटेड डिग्री ऑफ मैरिज है, जिनसे शादी नहीं हो सकती। जैसे हमारे पेरेंट्स हो गए, हमारे जो सिस्टर्स हो गई, ठीक है, जहाँ जैसे हमारा मियाँ बीवी हो गए, अगर इनके रिलेटेड अगर कोई शख्स धमकी देता है कि मैं इनके साथ सोडोमी करूंगा, इनको मैं कत्ल कर दूंगा, इनको मैं इस तरह का ऑफेंस कमिट करूंगा जो 3 बताए गए किराए ताम के अंदर, और ओनली वो, अगर कोई शख्स इस तरह की धमकी लगाता है कि आपको ये काम करना है, ये ऑफेंस कमिट करना है, अगर आप नहीं करते तो आपको इस तरह आपके किसी
विद इन प्रोहिबिटेड डिग्री ऑफ मेरिट के किसी भी बंदे को इस तरह का मैं नुकसान काज कर सकता हूँ। अगर कोई शख्स उस फियर के अंदर कोई ऑफेंस कमिट करता है तो फिर वो जो उसका ऑफेंस होगा वो इकरार ताम में आएगा। जिस शख्स ने उस फियर में वो ऑफेंस कमिट किया है उसको जो सज़ा होगी वो कम से कम 10 और मैक्सिमम 25 साल तक उसको सज़ा हो सकती है। बाकी जिसने उस फियर में उस शख्स से वो काम करवाया उसको फुल इम्प्रिजनमेंट मिलेगी, उसको फुल पनिशमेंट मिलेगी जो भी होगी उस ऑफेंस की, जिस नौयत का ऑफेंस किया गया है। और इकरार नाकिस ये है कि अगर कोई एक्ट जो कि इकरार ताम में फाल नहीं करता है तो हमारा इकरार नाकिस में होगा। अब इकरार नाकिस में अगर कोई शख्स ऑफेंस कमिट करता है तो उसको जो पनिशमेंट होगी वो फुल दी जाएगी। जिसने इकरार नाकिस के अंदर आके कोई ऑफेंस कमिट किया और जिसने इकरार नाकिस करवाया, जिसने प्रेशर दिया है कि आप ऑफेंस कमिट कर रहे हो कि इकरार नाकिस में फॉल कर रहा है, तो फिर उसको कम सजा दी जाएगी, 10 साल तक हो सकती है उसको सजा। तो ये हमारे कुछ सेक्शन नंबर 299 के अंदर इंपॉर्टेंट वर्ड्स थे जिनको डिफाइन किया गया। उसके बाद अडल्ट को भी इसके अंदर डिफाइन किया गया है, माइनर को भी डिफाइन किया गया है, तो ये आप उनको देख लेना। और जिस तरह डिफाइन किया गया है उस तरह ही आपको उसको मेमोराइज कर देना है, अपना कॉन्सेप्ट नहीं लेना है, क्योंकि लॉ जिस तरह है हमें उस तरह ही बताना है, अपनी मेथोडोलॉजी अपना कॉन्सेप्ट नहीं बताना है। अगर हम अपना कॉन्सेप्ट बताएंगे तो वो रॉन्ग तस्वर किया जाएगा। अब हम चलते हैं कत्ल की तरफ। अब कत्ल के 4 अक़साम हैं। कत्ल को भी सेक्शन 299 के अंदर डिफाइन किया गया है। whoever causes death of another person, जो किसी दूसरे शख्स की मौत काज कर दे, दैट इज कॉल्ड एज कत्ल। और अडल्ट को भी इसके अंदर डिफाइन किया गया है, जिसकी एज 18 साल से ज्यादा हो जाए वो हमारा अडल्ट है। माइनर को इसके अंदर डिफाइन किया है, जो कि अडल्ट नहीं है वो हमारा माइनर के ज़मरे में आता है। तो और भी 1 2 3 के अंदर वर्ड डिफाइन किए गए जिसको आप बताते खुद उसको थोड़ा सा स्टडी कर देना। अब हम चलते हैं कत्ल की तरफ। कत्ल के 4 अक़साम डिफाइन किए गए हैं, बताए गए हैं। कत्ल अम्द, कत्ल शिबी अम्द, कत्ल खता, कत्ल बिस्सबब। अब कत्ल अम्द को डिफाइन किया गया है। अब याद कर लेना हमारे जो भी ऑफेंसेस है ना उनमें इस तरह होता है, एक सेक्शन उसकी डेफिनेशन बताता है, उसके अगला सेक्शन उसकी पनिशमेंट बताता है। अब जो भी ऑफेंस आगे देखेंगे उसमें इस तरह होगा, एक सेक्शन उस ऑफेंस को डिफाइन करेगा, उसके अगला जो सेक्शन होगा वो उसकी पनिशमेंट बताएगा। अब सेक्शन 300 के अंदर कत्ल अम्द की डेफिनेशन दी गई है और जो पनिशमेंट है वो 302 के अंदर दी गई है। जो कत्ल शिबी अम्द है उसको 315 के अंदर डिफाइन किया है, 316 के अंदर उसकी पनिशमेंट दी गई है। और जो कत्ल खता है उसको 318 के अंदर डिफाइन किया गया, 319 के अंदर उसकी पनिशमेंट दी गई है। और 321 के अंदर कत्ल बिस्सबब को डिफाइन किया गया, 322 के अंदर उसकी पनिशमेंट दी गई है। अब कत्ल के 4 अक़साम हैं, कत्ल अम्द, कत्ल शिबी अम्द, कत्ल खता, कत्ल बिस्सबब। मैंने आपको लिख के बता दिया। 300 के अंदर कत्ल अम्द को डिफाइन किया गया है, 315 के अंदर कत्ल शिबी अम्द को डिफाइन किया गया है, 318 के अंदर कत्ल खता को डिफाइन किया गया है, 321 के अंदर कत्ल बिस्सबब को डिफाइन किया गया है। कत्ल अम्द की जो पनिशमेंट है वो 302 के अंदर है, कत्ल शिबी अम्द की जो पनिशमेंट है वो 316 के अंदर है, कत्ल खता की जो पनिशमेंट है वो 319 के अंदर है, कत्ल बिस्सबब की जो पनिशमेंट है वो 322 के अंदर है। अब चारों कत्ल में फर्क क्या है इसको आपको अंडरस्टैंड करना बहुत जरूरी है। मैं विद इन 2 लाइन्स इसको क्लियर करता हूं हर एक कत्ल के अक़साम को। अब पहले जो 2 कत्ल के अक़साम है इन दोनों में इंटेंशन है, कत्ल अम्द में भी कत्ल शिबी अम्द में भी इंटेंशन है। और जो लास्ट 2 अक़साम है ना कत्ल के, कत्ल खता और कत्ल बिस्सबब, इसमें कोई इंटेंशन नहीं है। ठीक है। अब इंटेंशन पहले दोनों में किस तरह का इंटेंशन है? कत्ल अम्द में जो इंटेंशन है ना वो इंटेंशन टू कॉज डेथ ऑफ अनदर पर्सन है। कत्ल अम्द में इरादा है, इंटेंशन है कि मैं किसी दूसरे शख्स की जान ले लूं, किसी को कत्ल कर दूं। अगर कोई जानते हुए या विद इंटेंशन किसी दूसरे शख्स का कत्ल करता है तो दिस इज कॉल्ड कत्ल अम्द। और कत्ल शिबी अम्द क्या है? कत्ल शिबी अम्द ये है कि जब किसी दूसरे शख्स का, जब किसी एक शख्स का किसी दूसरे शख्स को जस्ट इंटेंशन टू कॉज इंजरी हो, इंटेंशन टू कॉज हर्ट, इंटेंशन टू कॉज डेथ नहीं, इंटेंशन टू कॉज इंजरी हो, और उस दौरान अगर उस शख्स की जान चली जाए तो फिर उस शख्स का जो कत्ल होगा वो कत्ल शिबी अम्द कहलाएगा। और जो कत्ल
खता है वो बाय मिस्टेक ऑफ एक्ट है या मिस्टेक ऑफ फैक्ट है, मतलब कि अमल की गलती है या समझने की गलती है, उस वजह से कोई कत्ल हो गया। अदरवाइज इंटेंशन नहीं है, ना इंटेंशन टू कॉज डेथ है ना इंटेंशन टू कॉज इंजरी है। मगर फिर भी क्या होता है, किसी की जान चली जाती है तो हम उसको क्या कहेंगे, कत्ल खता कहेंगे। अब इस तरह अगर से सपोज मैं किसी जंगल के अंदर शिकार करने की नियत से जाऊं और मैं किसी को टारगेट करूं, मैं समझूं कि ये हरन है या एक्स फलाम परिंदा है, मगर मेरे एक्ट की गलती की वजह से या मेरी फैक्ट को अंडरस्टैंड करने की गलती की वजह से मैं उसको फायर करूं और वो इंसान निकल आए, तो ना तो मेरा इंटेंशन टू कॉज इंजरी था, ना तो मेरा इंटेंशन टू कॉज डेथ ऑफ अनदर पर्सन था, मगर मेरे एक मिस्टेक ऑफ एक्ट की वजह से किसी दूसरे की जान चली गई है। दिस इज कॉल्ड कत्ले खता। और कत्ले बिस्सबब के अंदर क्या बात है, कत्ले बिस्सबब के अंदर ये बात है कि मेरे अनलॉफुल एक्ट की वजह से किसी दूसरे शख्स की जान चली जाए। मेरा अनलॉफुल एक्ट क्या है, मैं किसी रास्ते के अंदर कोई खुदाई कर दूं, कोई रास्ता डिग कर दूं, या जो काम वापडा वालों का है, लेस्को वालों का है, सेप्को वालों का है, मैं उस काम में मुदाखलत करूं और उसमें कोई अगर शख्स आग के नीचे बिजली के करंट लगने से मर जाए, तो ये मेरा क्या अनलॉफुल एक्ट है। अगर मेरे अनलॉफुल एक्ट की वजह से किसी की जान चली जाती है तो डेट इज कॉल्ड कत्ले कत्ले बिस्सबब। ना तो मेरा इंटेंशन टू कॉज डेथ, ना तो मेरा इंटेंशन टू कॉज इंजरी है। मतलब आखिरी दोनों में, कत्ले खता और कत्ले बिस्सबब में, ना तो इंटेंशन टू कॉज इंजरी है, ना तो इंटेंशन टू कॉज डेथ है। अब कत्ले खता को मैं दोबारा रिपीट करता हूँ। कत्ले खता के अंदर यह बात की गई है कि अगर कोई शख्स इंटेंशन के साथ किसी का कत्ल करे, डेट इज कॉल्ड कत्ले खता। मैं जानबूझकर किसी को, मुझे पता है कि मुझे इसको मारना है, मेरा इंटेंशन है ऑलरेडी, मुझे इससे ये ग्रीवियंस है, मैं उसको इस वजह से कत्ल करना है, तो ये मेरा एक इंटेंशन है ऑलरेडी। और कत्ले शिब्बी अहमद में मेरा जस्ट इंटेंशन ये है कि मुझे इसको इंजरी काज करनी है, मगर इंजरी भी उस तरह से जो कि समझा जाए कि इससे इंजरी काज की जाती है। इस तरह नहीं कि मैं किसी को 10 फ्लोर से उठा के फेंक दूं नीचे और मैं कहूँगा नहीं मेरा मकसद तो सिर्फ इसको इंजरी काज करना था। नो, द मैनर इन विच यू आर कॉजिंग इंजरी मस्ट बी द मैनर, वो इस तरह का मैनर होना चाहिए जिससे आम तरीके से किसी का मौत नहीं होता। 10 से फ्लोर से अगर आप किसी को नीचे फेंकेंगे तो उसका मौत ही होता है। तो ये हमारा कत्ले अमद के ज़िम्मे में आएगा। कत्ले अमद में या आप किसी को इस इंटेंशन के साथ कत्ल करें कि मुझे इसको मारना है, या आप किसी को इस तरह इंजरी काज करें जिससे यूजुअली बंदा मर जाता है, तो दिस इज कॉल्ड एज अ कत्ले अमद। तो ये मैंने चारों कत्ल के अक़साम को डिफाइन कर दिया। अब आखिरी जो कत्ल है ना, दोनों में आप देख लेना दियत है, और 302 में किसास भी है, डेथ सेंटेंस भी है, लाइफ इम्प्रिजनमेंट भी है, और 300 जो हमारा 16 है इसमें दियत भी है, कुछ इम्प्रिजनमेंट भी। आप इसको ज़्यादा फिर पनिशमेंट को देख लेना। और उसके बाद 323 के अंदर वैल्यू ऑफ दियत की बात की गई है। सेक्शन 323 के अंदर वैल्यू ऑफ दियत की बात की गई कि दियत कितनी होगी। तो इसके अंदर यह बात की गई है कि 1 जुलाई ऑफ एवरी ईयर, ये याद कर देना, 1 जुलाई, एमसीक्यू हो सकता है आपसे, 1 जुलाई ऑफ एवरी ईयर एक सिल्वर का अमाउंट डिक्लेयर किया जाता है, इसकी कितनी वैल्यू है। फिर उस अकॉर्डिंग 30,630 ग्राम सिल्वर का जो अमाउंट बनता है ना, वो एक दियत है, ये कम से कम है। और उसके बाद ये भी आपसे क्वेश्चन हो सकता है कि ये जो दियत है ये कितने टाइम में पे करनी है। लमसम में भी पे हो सकती है, यहाँ विद इन द टाइम पीरियड ऑफ 5 ईयर्स भी ये दियत जो है वो पे हो सकती है। उसके बाद सेक्शन 326 के अंदर ठग को डिफाइन किया गया है। ठग क्या है, 326 के अंदर ठग को डिफाइन किया गया। 327 के अंदर उसकी पनिशमेंट बताई गई है। 326 के अंदर ठग को इस तरह डिफाइन किया गया है कि अगर कोई शख्स चाइल्ड स्टीलिंग में या डिकेटी में या फिर कत्ल में मुलविस होता है, अकम्पनीड होता है ऐसे लोगों के साथ, तो हम उसको ठग की डेफिनेशन में लाएंगे। और ठग की डेफिनेशन जो पनिशमेंट है वो भी लाइफ इम्प्रिजनमेंट तक है। 327 के अंदर ये बताई गई है। और 328 जो हमारा है एक्सपोयर एंड अबंडनमेंट चाइल्ड, मतलब किसी बच्चे को लावारिस हालत में छोड़ देना। 328 जो हमारा जो क्रिएल चाइल्ड है, इनको इतना समझने की जरूरत नहीं है, सिर्फ कत्ल के चारों अक़साम आपको अंडरस्टैंड होना चाहिए। और 299 के अंदर जो डेफिनेशन दी गई है
आपको वो अंडरस्टैंड होनी चाहिए। अब उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है हर्ट का, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें से आपसे पनिशमेंट, आपसे हर्ट के काइंड्स वगैरह क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। हर्ट क्या है? हर्ट को 332 के अंदर डिफाइन किया गया है। हर्ट को इस तरह डिफाइन किया गया है कि whoever causes an injury, harms, imputes any harm to any organ limb of another person। जब कोई शख्स किसी के ऑर्गन पे, किसी के लिम्ब पे कोई जख्म काज करे, कोई निशान काज करे, जिससे उसका वो ऑर्गन काम करना छोड़ दे या वो उसका ऑर्गन उस जिस्म से अलग हो जाए, तो दिस इज कॉल्ड इज अ हार्ट। अब 332 के अंदर हार्ट के 5 किस्म बताए गए हैं। ये क्वेश्चन हो सकता है आपसे कि हार्ट के कितने अक़साम है लॉ गेट के अंदर? हार्ट के 5 अक़साम में इतलाफ उज़्व, इतलाफ सलाहियत उज़्व, शजा, जरा एंड एनी अदर काइंड ऑफ हार्ट। ठीक है, एनी अदर काइंड ऑफ हार्ट में क्या है? जो हमारा हेयर उसको काट देना, या हमारे दांतों का तोड़ देना, ये हमारे अदर काइंड ऑफ हार्ट में आते हैं। तो अब इसमें 333 के अंदर डिफाइन किया गया है इतलाफ उज़्व को, जिसकी जो पनिशमेंट है वो 334 में है, और 335 के अंदर डिफाइन किया गया है इतलाफ सलाहियत उज़्व को, उसकी जो पनिशमेंट है 336 के अंदर है। उसके बाद 336 से बी के अंदर मेरे ख्याल डिफाइन किया गया है उसको, सजा को। ज्यादातर आप वो देख लेना। अब हम हर एक का पहले थोड़ा उसमें थोड़ा करके इसका डिफरेंस समझते हैं कि चारों कत्ल के अक़साम में फर्क क्या है। 5 अक़साम मगर 4 डिफाइन किए गए, पांचों को कह रहा है एनी अदर काइंड ऑफ हार्ट कहा गया पांचवें के बारे में। अब इतलाफ उज़्व क्या है? इतलाफ उज़्व ये है कि जब हम किसी शख्स को इस तरह से हार्म काज करेंगे, उसका उज़्वा उससे अलग हो जाए, उसका उज़्वा उसके जिस्म से अलग हो जाए, दिस इज कॉल्ड इतलाफ उज़्व। हाथ का अलग हो जाना, कान का अलग हो जाना, ठीक है, या पाँव का अलग हो जाना, दिस इज कॉल्ड इतलाफ उज़्व। इतलाफ सलाहियत उज़्व क्या है? किसी को इस तरह हार्म काज करना कि उसका वो उज़्वा अपनी सलाहियत खो बैठे, मेरी आंख में कोई मुक्का मारे, मेरी आंख देखने का काम छोड़ दे, दिस इज कॉल्ड इतलाफ सलाहियत उज़्व। कोई कान में मुक्का मारे, कान सुनने की सलाहियत छोड़ दे, दिस इज कॉल्ड इतलाफ सलाहियत उज़्व। उसके बाद सजा क्या है? सजा ये है कि अगर कोई शख्स किसी के सर, किसी के चेहरे पे कोई जख्म काज करे, तो ये हमारा सजा के ज़िम्मे में आता है। अब सजा के 5 अक़साम में या 6 अक़साम में, सजा खफीफा, सजा मदिया, सजा हशीमा, सजा मुनक्कला, सजा आयमा, सजा दमीगा। अब खफीफा में क्या है कि किसी की स्किन रप्चर हो जाए, बोन ज़ाहिर ना हो। मदिया में क्या है? किसी का बोन ज़ाहिर होना शुरू हो जाए। हशीमा में क्या है? किसी का बोन टूट जाए। मुनक्कला में क्या है? किसी का बोन टूटे, उसका वो उस जगह से डिसलोकेट हो जाए। आयमा में क्या है? किसी के स्कल तक वो इंजरी काज हो जाए, ब्रेन को कोई नुकसान ना हो। दमीगा में क्या है? ब्रेन तक कोई ना कोई नुकसान हो जाए। तो ये हमारे 6 अक़साम हैं सजा के। अब इन 6 जो अक़साम हैं, इन 6 के 6 अक़साम की आपको पनिशमेंट याद होनी चाहिए। अब इसके लिए मैं आपको सिंपल ट्रिक बताना, 2, 5, 10, 10, 10, 14, ये आपकी पनिशमेंट है। खफीफा, मदिया, हशीमा, मुनक्कला, आयमा, दमीगा ही। उसके बाद है हमारा जरा। जरा को इस तरह डिफाइन किया गया है कि whoever causes any harm other than the face and head, फेस एंड हेड से हटकर अगर जिस्म के किसी हिस्से पर भी अगर कोई शख्स हार्म करता है, तो ये हमारा जरा कहलाता है। अब जरा हमारी 2 किस्म की है, जरा जायफा और जरा गैर जायफा। जरा जायफा में क्या आता है? हमारा जरा जायफा में हमारा ये आता है कि अगर कोई शख्स हमारे को हर्ट इस तरह काज करता है कि वो हमारे ट्रंक तक एक्सटेंड करती है, तो डेट इज कॉल्ड इज अ जरा जायफा। और जरा गैर जायफा अदर देन ट्रंक, जिस्म के किसी हिस्से पे भी, हाथ पे भी, बाजू पे भी, पाँव पे भी और सीने पे भी अगर कोई हार्ट काज करता है, डेट इज कॉल्ड इज अ जरा गैर जायफा। इस तरह जरा गैर जायफा के भी अंदर आपके 6 काइंड्स डिफाइन किए गए हैं, तो आप उनको भी देख लेना। उसके बाद हमारा इसके अंदर डिफाइन किया गया है
रेश एंड निग्लिजेंट ड्राइविंग को, और अर्श फॉर हेयर को, अर्श फॉर टीथ को, अर्श फॉर फिंगर को, अर्श फॉर क्वाड्रुप्लिकेट ऑर्गन्स को, ये भी आप देख लेना, ये भी इंपॉर्टेंट है। अब मैं आपको बताता जाता हूँ अर्श फॉर सिंगल ऑर्गन, जो अगर आपके जिस्म में कोई ऐसा ऑर्गन जो कि सिंगल है, जैसे ज़बान हमारी सिंगल है, ठीक है, अगर कोई ज़बान को हमारे जिस्म से अलग कर देता है, उसको कोई नुकसान कर देता है, तो उसकी जो अर्श है वो वैल्यू ऑफ दियत है। अब अर्श फॉर डुप्लीकेट ऑर्गन, ऐसे ऑर्गन जो कि जिस्म में दो हैं, जैसे कान दो है, आंखें दो हो गई। अब अगर दोनों का कोई नुकसान करता है तो फुल वैल्यू ऑफ दियत, अगर किसी एक ऑर्गन की नुकसान करता है तो हाफ वैल्यू ऑफ दियत। अब अर्श फॉर क्वाड्रुप्लिकेट ऑर्गन, जो कि 4 हमारे जिस्म में, जैसे हमारी आईलिड हो गई, ठीक है, अब 1/4, अगर एक आईलिड का कोई नुकसान करता है तो 1/4 ऑफ दियत है, 2 का तो 1/3। तो इस तरह ये आपकी अर्श है। उसके बाद अर्श फॉर हेयर है, अगर कोई हमारे जिस्म के ये जो हमारे सर के हैं, माउस्टेच वगैरह, ये सारे अगर बाल खत्म कर दे तो उसकी फुल वैल्यू ऑफ दियत है। तो ये भी आप याद कर देना, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये भी इंपॉर्टेंट है, लॉ गेट के अंदर पास पेपर्स के अंदर ये पूछे गए क्वेश्चन। उसके बाद है हमारा इस्कात हम्मल एंड इस्कात जिनैन। 338 के अंदर, 337 के अंदर, 338 के अंदर आई थिंक डिफाइन किया गया इस्कात हम्मल और इस्कात जिनैन को। इस्कात हम्मल ये है कि अगर कोई शख्स किसी औरत का हम्मल ज़ाया करवाए, जिसका जो बच्चा है वो अभी, जिसके अभी ऑर्गन्स फॉर्म अप नहीं हुए हैं, जो कि अब अभी 4 मंथ का हुआ है, 4 मंथ के बच्चे के ऑर्गन्स फॉर्म अप नहीं होते हैं, तो ऐसा बच्चा जिसके अभी ऑर्गन्स फॉर्म अप नहीं हुए या जो कि 4 मंथ का है, और अगर कोई औरत या कोई शख्स उस औरत से उसका अमल ज़ाया करवाता है, जिससे इसका अमल, और ये ऑफेंस है। इसका जिन्हें ये जुर्म है कि अगर कोई शख्स किसी ऐसे बच्चे का अमल ज़ाया करवाता है, या कोई औरत ऐसे बच्चे का अमल ज़ाया करवाती है जिसके ऑर्गन्स फॉर्म अप हो गए हैं, डेट इज कॉल्ड एज इस्कात जिन्नैन। तो ये हमारा था चैप्टर नंबर 16, ऑफेंसेस अफेक्टिंग द ह्यूमन बॉडी। अब इसमें से आपसे इस तरह क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि जब किसी उज़्वे की सलाहियत को ख़त्म कर दिया जाए तो ये क्या है? ये हमारा इतलाक़ सलाहियत उज़्वे। जब किसी उज़्वे को जिस्म से अलग किया जाए, ये क्या है? दिस इज इतलाक़ उज़्वे। जब किसी के चेहरे पर, किसी के सर पर कोई जख्म है, ये क्या है? सजा जरा क्या है? आप क्या कहेंगे? सजा है। अगर आपसे कोई इस तरह क्वेश्चन पूछे कि कौन सी सजा में हमारा जो बोन है वो फ्रैक्चर हो जाता है, सजा हाशिमा में हमारा बोन फ्रैक्चर हो जाता है, पनिशमेंट फॉर खफीफा कितनी है? 2 ईयर्स है। मदिया कितनी है? 5 ईयर्स है। हशीमा कितनी है? 10 ईयर्स है। दमिगा कितनी है? 14 ईयर्स है। यहाँ से इस तरह से क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि वैल्यू ऑफ दियत कितनी है? 30,630 ग्राम्स ऑफ सिल्वर। याद कर देना, वैल्यू ऑफ दियत कितने सालों में पे करनी है? 5 सालों तक पे कर सकते हैं हम। और उसके बाद आपसे इस तरह से क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि जो आपका जो कत्ल है, कत्ल की डेफिनेशन क्या है? हुए कातल डेथ ऑफ अनदर पर्सन इज सेड टू बी कॉल्ड कत्ल। तो ये इस तरह से आपसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। बाकी आप दोबारा मैं आपको एक ही सजेशन दे रहा हूँ, आप पास पेपर देखेंगे, आपको उसमें जो क्वेश्चन रिपीटेड मिल रहे हैं आप उस तरह के क्वेश्चंस को फोकस करें। उसके बाद चैप्टर नंबर 16A है हमारा, उसमें हमारा रॉन्गफुल रिस्ट्रेंट एंड रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट को डिस्कस किया गया है। अब रॉन्गफुल रिस्ट्रेंट को सेक्शन 339 के अंदर डिस्कस किया गया है। रॉन्गफुल रिस्ट्रेंट क्या है? रॉन्गफुल रिस्ट्रेंट ये है कि जब एक शख्स किसी शख्स को किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में जाने से रोक दे जिसपे उस शख्स का लॉफुल राइट है जाना, डेट इज कॉल्ड रॉन्गफुल रिस्ट्रेंट। इस तरह नहीं कि किसी के घर से कोई बंदा कह के नहीं मैं जाऊं, ये मेरा राइट है। नो, किसी के घर से जाना तो राइट नहीं है। पब्लिक पाथवे हो, कोई रास्ता हो, अगर उस जगह से किसी को कोई शख्स रोक दे, मना करते गए आप इस रास्ते से नहीं जा सकते, दिस इज कॉल्ड रॉन्गफुल रिस्ट्रेंट। और रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट क्या है? रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट ये है कि जब कोई शख्स किसी दूसरे शख्स को विद इन सर्कमस्क्राइबिंग लिमिट्स के अंदर एक कैद कर दे कि यू कैन नॉट गो बियॉन्ड सच लिमिट्स, आप इस लिमिट्स के बाहर नहीं जा सकते हैं, तो दैट इज कॉल्ड द रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट। इसके अंदर ये एग्जांपल दिया गया, अगर किसी शख्स को किसी घर के अंदर बंद कर दिया जाए तो उसको आप क्या कहेंगे? दिस इज कॉल्ड द रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट।
अब उसके बाद इसके अंदर डिफाइन किया गया है 351 के अंदर असाल्ट को इस तरह डिफाइन किया गया है कि अगर कोई शख्स किसी दूसरे शख्स को इस तरह इशारा करे, मुक्का उसको दिखाए, उसको कोई वेपन दिखाए जिसमें दूसरे शख्स में एक डर आ जाए, खौफ आ जाए, फियर आ जाए, तो हम उसको असाल्ट कहेंगे। अब उसके बाद इसके अंदर हमारा डिफाइन किया गया है किडनैपिंग को 359 के अंदर। किडनैपिंग अब दो तरह की है, किडनैपिंग फ्रॉम पाकिस्तान एंड किडनैपिंग फ्रॉम लॉफुल गार्डियनशिप। अब किडनैपिंग का जो हम यूजुअल मकसद लेते हैं वो ये लेते हैं कि अगर किसी बच्चे का अगवा किया जाए, दिस इज कॉल्ड द किडनैपिंग। तो अब किडनैपिंग को पाकिस्तान पिनल कोड के अंदर इस तरह डिफाइन किया गया है कि किडनैपिंग दो तरह की है। एक किडनैपिंग फ्रॉम पाकिस्तान है, मतलब कि पाकिस्तान से बाहर किसी शख्स को ले जाना। अब इसमें एज की लिमिट नहीं रखी गई है। अगर कोई शख्स किसी शख्स के विल के अगेंस्ट किसी शख्स को पाकिस्तान से बाहर लेके जा रहा है, दैट इज कॉल्ड द किडनैपिंग फ्रॉम पाकिस्तान। और किडनैपिंग फ्रॉम लॉफुल गार्डियनशिप में एज की बात रखी गई है। अगर कोई गर्ल है तो उसकी एज 16 ईयर्स तक हो, और अगर कोई बॉय है तो उसकी एज जो है वो 14 ईयर्स तक हो। अगर उन गर्ल या उन बॉय को कोई शख्स उसके वालिदैन की कंसेंट के बगैर लेके जाता है तो दिस इज कॉल्ड किडनैपिंग फ्रॉम लॉफुल गार्डियनशिप। अब उसकी जो पनिशमेंट है 363 के अंदर बताई गई है, जो कि 7 साल तक है। अब उसके बाद अबडक्शन है। अबडक्शन को इस तरह डिफाइन किया गया सेक्शन 360 के अंदर, आई थिंक अबडक्शन को डिफाइन किया गया है। अबडक्शन को इस तरह डिफाइन किया गया है कि अगर कोई शख्स किसी दूसरे शख्स को फोर्स काज करे, फियर काज करे कि वो एक जगह से दूसरी जगह पे जाए, मूव करे, डेट इज कॉल्ड एज अबडक्शन। अब उसके बाद हमारा डिफाइन किया गया है सेक्शन नंबर 75 के अंदर रेप को, जिसकी जो पनिशमेंट है 376 के अंदर दी गई। रेप क्या है? whoever causes sexual intercourse with any female with any woman, it is called as a rape। आप इसको फिर भी इसकी वर्डिंग को एग्जैक्ट देख लेना कि इसकी वर्डिंग क्या है 375 की, ठीक है, इसको याद करना बहुत ज़रूरी है। और उसके बाद सेक्शन 377 है, 376 के अंदर पनिशमेंट है रेप की, और 377 के अंदर अननेचुरल ऑफेंस को डिफाइन किया गया है। whoever voluntarily causes carnal intercourse against the nature with any man, woman, animal is said to cause unnatural offense। अननेचुरल ऑफेंस ये कि जब कोई नेचर के अगेंस्ट किसी वुमन के साथ, किसी एनिमल के साथ, किसी मेल के साथ कोई कार्नल इंटरकोर्स काज करे, सेक्सुअल इंटरकोर्स काज करे, तो ये हमारा अननेचुरल ऑफेंस कहलाता है। तो दिस वाज हम चैप्टर नंबर 16 है रॉन्गफुल रिस्ट्रेंट एंड रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट। आप इसमें जो रेप है, अननेचुरल ऑफेंस है, रॉन्गफुल रिस्ट्रेंट, कन्फाइनमेंट है, किडनैपिंग, अबडक्शन, इनकी आप पनिशमेंट या इनकी आप डेफिनेशन याद कर लें, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको डेफिनेशन समझ आ जाए। अगर कोई आपको स्टेटमेंट कोई दे, आप उसको स्टेटमेंट को देख के समझ जाएंगे ये फलां ऑफेंस की स्टेटमेंट है। इसमें आपसे इस तरह क्वेश्चन पूछा जाए। और किडनैपिंग में जो एज है, किडनैपिंग फ्रॉम लॉफुल गार्डियनशिप, इसमें एज बहुत इंपॉर्टेंट है, आप याद कर लें कि अगर बॉय है तो उसकी एज 14 ईयर्स से कम हो, अगर फीमेल है, गर्ल है, तो उसकी एज 16 ईयर्स से कम हो। तो दिस वाज चैप्टर नंबर 16 है। नाउ लास्ट चैप्टर नंबर 17 और लार्जेस्ट चैप्टर, ऑफेंस रिलेटिंग टू द प्रॉपर्टी। प्रॉपर्टी मूवेबल भी हो सकती है, इमूवेबल भी हो सकती है, मतलब कि प्रॉपर्टी से मुंसलिक जराइम। अब इसके अंदर हमारा थेफ्ट, एक्सटॉर्शन, रॉबरी, डिकेटी, हाईजैकिंग, क्रिमिनल मिसअप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉपर्टी, क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट, स्टोलन प्रॉपर्टी, चीटिंग, मिसचीफ, क्रिमिनल ट्रेसपास, हाउस ट्रेसपास, लर्किंग हाउस ट्रेसपास, हाउस ब्रेकिंग, ये तमाम तरह ऑफेंसेस डिफाइन किए गए जो कि मैंने अभी आपको बताया। अभी हम हर एक ऑफेंस को देखते हैं। अब थेफ्ट, एक्सटॉर्शन, रॉबरी, डिकेटी, इन चारों का जो डिफरेंस है वो इकट्ठे करके पढ़ा जाता है, तो हम भी इसको इकट्ठे करके पढ़ते हैं। और चारों कॉन्सेप्ट एक दूसरे के साथ लिंक्ड है, उस वजह से ही इकट्ठे पढ़े जाते हैं। थेफ्ट क्या है? whoever takes property, movable property, from the possession of another person without that person's consent with dishonest intention is said to be a theft। थेफ्ट ये है कि अगर कोई शख्स किसी दूसरे शख्स की पोजीशन में कोई अगर प्रॉपर्टी है, उस पोजीशन से उसकी इजाजत के बगैर बदनीयती के साथ उस प्रॉपर्टी को उठाए। इसमें 4 इंग्रेडिएंट है। दूसरे की पोजीशन में है प्रॉपर्टी, नंबर 1 इंग्रेडिएंट। ओनरशिप की बात नहीं है, पोजीशन की बात है ओनली।
दूसरी इसके अंदर यह बात की गई है उस शख्स की परमिशन के बगैर उठाए। तीसरी इसके अंदर बात यह की गई है प्रॉपर्टी मूवेबल होनी चाहिए। चौथी इसके अंदर यह बात की गई डिसऑनेस्ट इंटेंशन भी हो, ऐसे नहीं हो कि वो उसका इंटेंशन हो कि नहीं भाई मैं तो आपको प्रॉपर्टी वापस करने वाला था, नहीं, डिसऑनेस्ट इंटेंशन भी जरूरी है। अगर कोई शख्स किसी दूसरे शख्स की पोजीशन से कोई मूवेबल प्रॉपर्टी उठाता है बदनीयती के साथ, तो ये हमारी थेफ्ट कहलाती है। 378 के अंदर थेफ्ट को डिफाइन किया गया है, 379 के अंदर थेफ्ट की पनिशमेंट दी गई है जो कि 3 इयर्स तक है। अब हमारा एक्सटॉर्शन है। एक्सटॉर्शन क्या है? एक्सटॉर्शन ये है कि जब कोई शख्स किसी दूसरे शख्स को फ्यूचर में ग्रीवियस हार्ट का, ग्रीवियस इंजरी का डर दे, खौफ दे कि अगर आपने इस तरह ये एक्ट नहीं किया, आपने अगर इस तरह ये मुझे प्रॉपर्टी डिलीवर नहीं की मूवेबल या इमूवेबल, तो मैं आप ग्रीवियस इंजरी काज करूंगा। और उस डर की वजह से वो शख्स उसको डिलीवर कर दे प्रॉपर्टी मूवेबल और इमूवेबल, डेट इज कॉल्ड द एक्सटॉर्शन। 383 के अंदर एक्सटॉर्शन को डिफाइन किया गया और 384 के अंदर एक्सटॉर्शन की पनिशमेंट दी गई है जो कि 3 इयर्स तक है। और 390 के अंदर रॉबरी को डिफाइन किया गया है। अब जब रॉबरी को पढ़ेंगे तो लिखा हुआ है रॉबरी देयर इधर थेफ्ट और एक्सटॉर्शन, मतलब रॉबरी बैट से कुछ नहीं है, इन रॉबरी देयर इधर थेफ्ट और एक्सटॉर्शन। रॉबरी में या तो थेफ्ट होगी या एक्सटॉर्शन होगी। तो थेफ्ट कब रॉबरी बनती है, एक्सटॉर्शन कब रॉबरी बनती है, हमारा क्वेश्चन है। अब हमें इसको अंडरस्टैंड करना है। रॉबरी इट सेल्फ कुछ नहीं है, वो इधर थेफ्ट है या एक्सटॉर्शन है, ये बात आप याद कर लें। अब थेफ्ट कब रॉबरी बनती है? थेफ्ट तब रॉबरी बनती है जब एक कोई शख्स किसी दूसरे शख्स की पोजीशन से कोई मूवेबल प्रॉपर्टी उसकी परमिशन के बगैर बदनीयती के साथ उठाए और वो शख्स उसको देख ले तो तुम मेरी प्रॉपर्टी चोरी कर रहे हो, मुझे वापस करो, और मैं या कोई दूसरा शख्स उसको डराए धमकाए, ग्रीफ इंजरी का उसको डर दे, खामोश हो जाओ, ये प्रॉपर्टी मुझे हैंड ओवर कर दो वरना आई विल कॉज यू ग्रीवियस इंजरी, तो दिस इज थेफ्ट बिकम्स एक्सटॉर्शन। पहले चोरी कर रहा था, जब मालिक ने उसको देख लिया, जब पोजीशन ने उसको देख लिया तो फिर उसको डराना शुरू कर दिया, दिस इज थेफ्ट बिकम्स रॉबरी। और एक्सटॉर्शन रॉबरी कब बनती है? एक्सटॉर्शन रॉबरी तब बनती है, एक्सटॉर्शन में हमारा फ्यूचर का डर खौफ दिलाया जाता है। अब अगर इंस्टेंट फियर आ जाए इंजरी का, इंस्टेंट फियर आ जाए डेथ का, तो डेट इज एक्सटॉर्शन बिकम्स रॉबरी। अगर इंस्टेंट फियर आ जाए तो हमारी रॉबरी है, अगर फ्यूचर का फियर है तो एक्सटॉर्शन है हमारी। अब डेकेडी क्या? अब डेकेडी पे हमारी रॉबरी है। अब फर्क क्या है रॉबरी डेकेडी के अंदर? डेकेडी हमारी तब होती है जब पीपल 5 और मोर देन 5 हो जाए। आपका एमसीक्यूज हो सकता है क्या डेकेडी के अंदर कितने पर्सन इन्वॉल्व हो सकते हैं, तो 5 और मोर देन 5 पीपल्स आर इन्वॉल्व इन दी डेकेडी। और रॉबरी के अंदर 4 से कम लोग इन्वॉल्व होते हैं। तो ये चारों हमारे इंपॉर्टेंट डिफरेंसेस थे जो कि हमने डिस्कस किए। अब 403 के अंदर डिफाइन किया गया है क्रिमिनल मिसअप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉपर्टी। अब क्रिमिनल मिसअप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉपर्टी और क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट, इन दोनों को इकट्ठे पढ़ा जाता है क्योंकि ये दोनों एक दूसरे के साथ मिलते जुलते हैं। अब क्रिमिनल मिसअप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉपर्टी ये है कि जब कोई एक शख्स को प्रॉपर्टी आ जाए, उसके हाथ लग जाए, वो उसको एक्चुअल ओनर तक न पहुंचाए, तो और वो उसको अपने इस्तेमाल में लाना शुरू कर दे, डेट इज कॉल्ड एज क्रिमिनल मिसअप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉपर्टी। क्योंकि वो अनक्लेम्ड प्रॉपर्टी है, उसका कोई वारिस नहीं है, कहीं पे वो उससे किसी शख्स से भूल गई है प्रॉपर्टी, अब कोई उसका वारिस नहीं है और उठा के अपने इस्तेमाल में लाना शुरू कर दे, दिस इज कॉल्ड क्रिमिनल मिसअप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉपर्टी एंड डिसऑनेस्ट मिसअप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉपर्टी, और ये ऑफेंस है। उसके बाद हमारा 406 के अंदर डिफाइन किया गया क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट। क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट ये है कि जब कोई एक शख्स किसी दूसरे शख्स को इंटरेस्ट करे प्रॉपर्टी कि आपको इस मैनर में इसकी केयर करनी है, आपको इस मैनर में इसको डिस्पोज ऑफ करना है, और वो शख्स उस तरीके से जिस तरह उसको डायरेक्शन दी गई है वो न करे परफॉर्म, मतलब कि अमानत में ख्यानत करे, दैट इज कॉल्ड एज क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट। क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट की सिंधी उर्दू में माना क्या बनेगा, सिंधी में माना क्या बनेगी कि अमानत में ख्यानत, मतलब कि किसी को एक प्रॉपर्टी इंटरेस्ट की गई है कि आपको इस तरह इसको डिस्पोज ऑफ करना है, आपको इस तरह इसकी केयर करनी है, उस तरह नहीं की जाए उसकी केयर, दैट इज कॉल्ड एज क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट। अब उसके बाद 410 के अंदर स्टोलन प्रॉपर्टी को डिस्कस किया गया। स्टोलन प्रॉपर्टी क्या है? स्टोलन प्रॉपर्टी ये है कि अगर कोई शख्स
या किसी शख्स के पास कोई चोरी की, थेफ्ट की, एक्सटॉर्शन की, रॉबरी की, मिसअप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉपर्टी या क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट के तहत कोई प्रॉपर्टी आ जाए, मतलब चोरी करके कोई शख्स किसी को प्रॉपर्टी दे दे, एक्सटॉर्शन के तहत, रॉबरी के तहत वसूल शुदा कोई प्रॉपर्टी, मिसअप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉपर्टी के तहत वसूल शुदा प्रॉपर्टी कोई शख्स किसी दूसरे शख्स को डिलीवर कर दे, डेट इज कॉल्ड स्टोलन प्रॉपर्टी। और उसमें याद कर लेना कि लफ्ज डिकेटी नहीं लिखा हुआ, डिकेटी के लिए अलग सेक्शन है हमारा, तो स्टोलन प्रॉपर्टी में लफ्ज डिकेटी इस्तेमाल नहीं करना है। अब उसके बाद हमारा 415 या 16 के अंदर हमारा चीटिंग को डिफाइन किया गया है। चीटिंग को इस तरह डिफाइन किया गया है कि अगर कोई शख्स किसी दूसरे शख्स को धोखा देकर उससे कोई प्रॉपर्टी डिलीवर करवाए या उससे कोई चीज ले ले, वो अदरवाइज नहीं देता अगर वो धोखा ना होता उसके साथ, दैट इज कॉल्ड द चीटिंग। इसमें इस तरह होता है कि अगर मैं किसी को कहूं कि मैं फ्लो ऑफिसर बन गया हूं, मैं फ्लो ऑफिसर हूं और मुझे ये दे दे, मैं आपका काम करवा दूंगा, और वो शख्स उसको वो ऑफिसर समझ के उसको वो चीज दे दे, दैट इज कॉल्ड द चीटिंग। अब उसके बाद हमारा 425 के अंदर मिसचीफ डिफाइन किया गया है। मिसचीफ क्या है? मिसचीफ ये है कि जब कोई शख्स किसी पर्सन की प्रॉपर्टी या किसी पब्लिक की प्रॉपर्टी को डिस्ट्रक्शन करे, नुकसान काज करे, उसकी वैल्यू को कम कर दे, डेट इज कॉल्ड इज अ मिसचीफ। उसके बाद हमारे एक सीक्वेंस है ऑफेंसेस की, क्रिमिनल ट्रेसपास, हाउस ट्रेसपास, लर्किंग हाउस ट्रेसपास, बाय नाइट, फिर हाउस ब्रेकिंग। तो अब हम उस एक सीक्वेंस में जो ऑफेंसेस हैं जो एक की तरतीब में दिए हुए एक ही नौयत के हैं, तो हम उनको डिस्कस करते हैं। क्रिमिनल ट्रेसपास ये है कि जब कोई शख्स किसी की प्रीमिसेस में विद इंटेंट टू कॉज ऑफेंस या विद इंटेंट टू कॉज इंसल्ट और अनाय डेड पर्सन, जिसकी प्रीमिसेस है उस शख्स को गुस्सा दिलाने के लिए, उसको जज्बात दिलाने के लिए या एक ऑफेंस करने की नियत से उसकी प्रीमिसेस में उसकी इजाजत के बगैर दाखिल हो जाए, दैट इज कॉल्ड द क्रिमिनल ट्रेसपास। हाउस ट्रेसपास ये है कि जब कोई शख्स किसी की रहाइश गाह में दाखिल हो जाए, वेसल हो गई, टेंट हो गई, मास्क हो गई, उसकी रहाइश गाह में दाखिल हो जाए उसकी इजाजत के बगैर, दैट इज कॉल्ड द हाउस ट्रेसपास। लर्किंग हाउस ट्रेसपास ये है कि जब कोई शख्स किसी दूसरे के शख्स के घर के अंदर दाखिल तो हो जाए मगर वो फिर खुद को छुपाने की कोशिश करे, छुपने की कोशिश करे इन ऑर्डर के उसको वो जगह का मालिक न देख पाए, तो दैट इज कॉल्ड द लर्किंग हाउस ट्रेसपास। हाउस ब्रेकिंग क्या? हाउस ब्रेकिंग ये है कि जब कोई शख्स, इस हाउस ब्रेकिंग में बताया कि 6 मैनर्स वाला रास्ता अख्तियार करे किसी घर के अंदर एंटर होने के लिए, दैट इज कॉल्ड द हाउस ब्रेकिंग। अब उसमें ये भी हो सकता है कि कोई सीढ़ी लगा के किसी के घर में दाखिल हो जाए, कोई दीवार छलांग के किसी के घर में दाखिल हो जाए, कोई या नीचे से सरंग बना के किसी के घर में दाखिल हो जाए, कोई ताला तोड़ के किसी की खिड़की तोड़ के दाखिल हो जाए, जो कि आम तरीकेकार नहीं है किसी के घर के अंदर दाखिल होने के, दैट इज कॉल्ड द हाउस ब्रेकिंग। सो दिस वाज चैप्टर नंबर 17 ऑफेंसेस रिलेटिंग टू द प्रॉपर्टी, जिसको हमने डिस्कस किया। अब इसमें आपको उसमें जुर्म की डेफिनेशन याद करना बहुत ज़रूरी है, और उसमें जो मेन ऑफेंसेस है जैसे हमारा थेफ्ट हो गया, बस एक्सट्रैक्शन हो गया, इन 2-3 की बस आप देख लें प्रीवियस अगेन आई एम सेइंग आप लास्ट लॉ गेट के जो पेपर्स उनको देख लें, जो पनिशमेंट पूछी गई हैं, जहाँ से पूछी गई आप उन एरियाज को फोकस करें, इंशाल्लाह यू विल अटेम्प्ट एंड गेट आउट ऑफ 10 आउट ऑफ 10 मार्क्स इंशाल्लाह। अगर आप बेहतर से बेहतर तरीके से प्रिपरेशन करेंगे, पढ़ेंगे, तो ये सिर्फ गेट नहीं, आगे भी जो आपके एग्जाम्स होने हैं, जो भी एग्जाम्स होने हैं उनके लिए भी ये आपके चैप्टर्स बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आप इसको सिर्फ गेट के पर्पज के लिए नहीं बल्कि हर एग्जाम के लिए प्रिपेयर करें। सो इफ नाउ अगर इस रिलेटिंग इस लेक्चर रिगार्डिंग कोई भी आपको कोई क्वेश्चन है, कोई क्यूरी है, यू मे आस्क, इंशाल्लाह आई विल रिस्पॉन्स यू। थैंक यू।